अस्सलाम वालेकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है असगरी अकबरी, राइटर फ़ायज़ा इफ्तिखार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। चलो कुड़ियो शावा, बेबे ने उकताहट भरे अंदाज में सामने पड़े झिलमिल झिलमिल करते कपड़ों के ढेर को देखा और अपनी दुख्तरान को ठहोका दिया, जो बड़े इंहिमाक और दिल जमी के साथ पिछले 1.5 घंटे से इसी एक दुकान पे जम के बैठी अपने मलबूसात मुंतखब करने के मरहले से 2-4 थीं। छेती करो, जोहर वेले के घर से निकलें, असर वेला हो गया और अभी तक कख पसंद नहीं आया तुम दोनों को। पता भी है हर हाल में मगरिब वेले से पहला पहला घर पहुंचना है, वरना अपने पियो का पता है ना। पता है। दोनों यकजुबान होकर हाथ हिलाने लगी। बचपन से बेबे को अब्बे की धमकियां और डरावे देते देखती चली आ रही थी और बचपन से ही जानती थी कि धमकियां महज धमकियां और ये डरावे निरे डरावे हैं। अब्बा इतना ही बेज़रर था जितना कि घर का दूसरा बेजान सामान। बाजी जान, आप ये वाला राजस्थानी लहंगा, ओए तुझे 3 दफ़ा कह चुकी हूँ, ये बाजी बाजी क्या लगा रखा है। अकबरी ने सेल्समैन को बुरी तरह लताड़ के रख दिया। देख ज़रा बेबे, चंगा भला दाढ़ी मूछ वाला भाईजान है और काका बन के मुझे बाजी कहता जा रहा है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, इससे कोई 6-7 साल छोटी होंगी। इसने धड़ल्ले से 18-19 साल के नौउम्र लड़के और अपने दरमियान उम्र का मुबालगा हमें फ़र्क जितलाया। आप तो नाराज़ी हो गई छोटी बहना, चलें गुस्सा थोक दें। बुरे मूड के साथ अच्छी शॉपिंग नहीं होती। अच्छा ये रेड कलर का लहंगा तो देखें। हाँ ठीक है। इसने नाक चढ़ाई, फिर असगरी को टहोका दिया। क्यों निक्की, तेरा क्या ख्याल है? मैंने कहा अच्छा है तो फट परे फेंक देगी। इसने साफ गोई की इंतहा कर दी। देख वीरा, पहले ही बताया था दोनों बहनों को इक्को जैसे लहंगे चाहिए। कोई ऐसा रंग दिखा जो मेरे साथ साथ मेरी निक्की पे भी उठ जाए। इसके लहजे में बेयकीनी सी थी, जैसे निक्की पे किसी रंग का उठना नामुमकिनात में से हो। ना इस रंग में क्या बुराई है? बेबे का पारा चढ़ गया। ये तो है ही वोटियों वाला रंग। ना बेबे ना, ये सूहा रंग मेरे चिट्टे रंग पे तो बड़ा ही उठेगा। पर अपनी निक्की का मटियाला रंग ऐसा लगेगा जैसे तंदूर भड़का के रख दिया हो। इस खुली बेइज्जती पे असगरी ने वॉकआउट का इरादा किया। चल बेबे, मैंने नहीं कुछ ख़रीदना। बाजी की तो आदत है हर जगह मुझे जलील करने की। बड़ा माँ ने अपनी फीकी चमड़ी पे। इसे जब भी ताव आता इसे सरेआम बाजी कह के भड़ास निकाला करती। हाय हाय स्यापा, कितना कहा था इनके प्यो को। पिछले 25 साल से दोनों के दंगल ख़त्म नहीं हुए। मैंने कहा था इन्हें घर में ना भेजना, अगली सारी हयाती लड़ मर के गुजारेंगी। इनका गुजारा नहीं होने वाला एक साथ। पर इस भले मानस ने आज तक मेरी माननी है जो अब मानता। हमेशा की तरह इस बार भी इस यकतरफा फैसले को अब्बे के सर बांध दिया, जो तमाम कार्रवाई के दौरान खामोश तमाशाई बना रहा था। बेबे का अपना फैसला था कि जंज एक घर से आएगी तो रोटी का खर्चा भी कम होगा और इस खर्चे को बचाने के लिए दोनों एक ही अखाड़े में उतारने का बंदोबस्त किया जा रहा था। रोज़ की तरह आज भी शॉपिंग के नाम पर निकली हुई माँ बेटियाँ खाली हाथ लटकाए फ्रूट चाट, बर्गर, ठंडी बोतलें हलक तक भर के इछरे बाज़ार से वापस लौट रही थी। नाक की सीध में चलना आप दोनों, ख़बरदार रास्ते में किसी दुकान पे रुकी। सीधी वैगन के अड्डे तक पहुँचो। बेबी की सख्त वार्निंग पे वो चाहने के बावजूद 10 रुपए वाली ज्वेलरी आइटम्स के ठेलों पे रुक ना सकें। ऊपर से इछरे के ज़ुबान दराज दुकानदारों की आवाज़ें, आंटी कर लो छांटी। एक करारी सी आवाज़ ने फुटपाथ पर बिखरे हुए टोटों की जानिब इशारा करते हुए छांटी की आफत दी। दफ़ा दूर, चिट्टा झाटा ते अकल दा घाटा। आंटी होगी तेरी होती सोती। बेबे को वही तैश आया जो अकबरी को बाजी सुन के आया था। खाला नायत, कर दूंगा रियायत। इस आवाज़ पे बेबे ठिठक के रुकी। बेगैरता, सरेआम मेरा नाम ऊँची आवाज़ में पुकारता है। अकबरी के प्यो का पता है ना, ये जो 1.5 इंच के पीले दांत है ना, एक चपेड़ मार के हाथ पे रख देगा। वाकई खाला, फिर तो ज़रूर बुलाना खालू को। दांतों का डॉक्टर तो बड़े ही पैसे मांगता है। लड़का शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही ढीठ था। हाय मैं मर जावा, इतनी सस्ती सैंडलें। जूतों की दुकान के आगे से गुजरते हुए एक सेल्समैन ने अचानक उनके सामने आकर दिल दोस्त चीख के साथ अपने सैंडलों और अपने फ़न की पब्लिसिटी की। ये ग्राहकों को मुतवज्जा करने का इसका अपना स्टाइल था। मगर अपने ध्यान में मगन असगरी गड़बड़ा के पीछे से आती अकबरी पे गिरते गिरते बची। मगर 2.5 इंच की हिल पे चढ़ी अकबरी बच ना सकी। तेरा बेड़ा गर्क नामुराद। अगर मेरी धी को कुछ हो जाता तो तेरी दुकान में शोकेसों में सजी सारी की सारी जूतियाँ निकाल के
मैंने एक एक करके तेरे टेंट पे बजा देना थी। रोते हैं दुकानदारी करने को भांड कहीं के। बेबे मच्छी पकौड़े। चटोरी। अकबरी ने इछरे मोड़ के मशहूर मछली की दुकान के आगे से गुजरते फरमाइश की। चस्कोरिए। खाने की तरफ ध्यान है सारा। बाजार आती चस्के के लिए। ब्याह में महीना भी नहीं रह गया और कपड़ों लत्तों का कुछ पता भी नहीं। निकल सीधी। वैगन निकल गई तो रिक्शे वाला बुलाना पड़ेगा और मुफ्त में 40 रुपये बर्बाद होंगे। घर के नज़दीक भल्ला स्टॉप पे उतर के जैसे ही दोनों बाबा मुरमंडे वाला के मज़ार के साथ वाली गली में मुड़ी, बेबे को दोनों की बेपर्दगी का ख्याल आया। साटन के बुरके कस के बटन लगा के चढ़ाए गए थे। ऊपर का हिस्सा यूं सर पे टांका गया था कि बालों के शमीम आरा स्टाइल वाले पफ और क्लिप लगे नज़र आते रहे। नकाब नीचे गिराओ कुड़ियों, अपने प्यो का पता है ना? पता है। दोनों ने बुरके शटर गिराते हुए कहा। अकबरी और अस्करी के दिन क्या मुकर्रर हुए थे। मानो पूरी बिरादरी में जैसे थरथल्ली मच गई थी। ननियाल ददियाल सबका खुशी के मारे बुरा हाल था। बड़ी मामी ने तो मन्नत मान रखी थी। जैसे ही दोनों की बात पक्की होने के 4 लड्डू इनके घर आए, उन्होंने मोहल्ले भर में 4 किलो लड्डू बांटे। ताई ने शुक्राने के 100 नफल पड़े। ऐसा नहीं था कि माँ से बढ़ के ताई और मामी की खुशी हुई थी इनके घर बस जाने की, बल्कि मन्नत के लड्डू शुक्राने के नवाफिल दर हकीकत उनके ठिकाने लग जाने और अपने बचाव की खुशी के थे। यूँ तो अनायत बीबी ने ख़ानदान भर में कोई घर ऐसा ना छोड़ा था जहाँ वो अपनी बेटियों के लिए कोशिश ना कर चुकी हो, मगर अपनी बड़ी जिठानी और भावज के सपूतों पे इसकी ख़ास नज़र थी। ताई ने तो अपने लाडले को हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर कुवैत भिजवा दिया, ये कह कर कि जब तक अकबरी की डोली ना उठ जाए वापस लौटने का नाम मत लेना। इधर देवर देवरानी के दबाव पे सालों से भी यही उज़र पेश किया गया कि अनवर बेचारे का दिल तो करता है आने को, मगर अगले 10 साल तक शायद ही आ पाए। तुम्हें लड़की इतनी भारी है तो ठीक है, टेलीफोन पे निकाह पढ़ा के रुखसत करवा लेती हूँ। जब तक अनवर नहीं आता बेटी बन के मेरी खिदमत करे। और अनायत बिदक जाती। अकबरी की ज़ुबान दराजी खुश खुराकी से भले से 100 गिले हों। थी तो बेटी, कैसे 12 मन की गठिया की मरीज़ा भावज के घर मुलाजमा बना के भेज देती, जिसका 3 ब्याही 2 कमारी बेटियों और 3 लड़कों का बड़ा सा टब्बर था। मामी ने अकबरी से बचने की खातिर यहाँ तक बदनामी मोल ली कि बड़े बेटे को नशे का आदी, जबकि छोटे को मार कुटाई का शौकीन मशहूर कर दिया। दूर परे के रिश्तेदारों पे भी पट्ठे पे हाथ ना रखने देते थे। अकबरी की वजह से असगरी भी बैठे बैठे 25 की होने को आई। हालांकि इस पे बिरादरी वालों को ज़रा कम एतराज़ात थे। वो अकबरी की तरह हमा वक्त ठूंसने की शौकीन ना थी, ना ही इसकी ज़ुबान के आगे खंदक थी, बल्कि ख़ानदान की छोटी बड़ी तकरीबात में वो ख़ुद को डिप्टी नज़ीर अहमद वाली सचमुच की असगरी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाती। बड़ी बूढ़ियों की ज़ुबानी कलामी चापलूसी करना, उनसे रगबत से बहुओं की ग़ीबतें सुनना और ख़ानदान की भाभियों से उनकी सांसों के मुज़ालिम आँखों में आंसू भर के सुनने में इसे ख़ासी महारत थी। फिर अकबरी की निस्बत पढ़ी लिखी भी थी। बेशक मैट्रिक का इम्तहान बावजूद कोशिश के तीसरी बार भी पास ना कर सकी, मगर चूँकि स्कूल में 10 जमातों की फ़ीस भर चुकी थी, इसलिए धड़ल्ले से ख़ुद को तजर्बाकार मैट्रिक पास बतलाती। जबकि अकबरी ने तो 7वीं जमात तक जाके तभी हिम्मत हार दी जब इसी स्कूल की 10वीं की बाजियाँ भी 7वीं जमात की 19 साला अकबरी को उस्तानी जी समझ बैठी। इसके बाद गुज़श्ता 9 सालों से वो घर बैठी अपने हुस्न और सेहत दोनों के निखार में मसरूफ़ थी। इसे अपनी गोरी रंगत पे बड़ा ही नाज था, जो बिलाशुबा होना ही चाहिए, लेकिन इसे अपनी शख्सियत की इन चीज़ों पर भी कमाल दर्जे का गरूर था, जिस पर गरूर करना बज़ाते खुद गरूर की तौहीन है। मसलन अपने ठिगने से कद पे इसे बाबरा शरीफ होने का ज़ोन था। हालांकि बाबरा शरीफ 50 साल की उम्र में भी इतना पक्का चेहरा नहीं रखती जितना अकबरी का 15 साल की उम्र में हो गया था। अपनी चुन्नी मुन्नी सी आंखों पे इसे रेशम के नैनों का गुमान होता। अपनी काबिल रश्क सेहत की वजह से वो ख़ुद को कुड़ी पंजाबन यानी साइमा करार देती। हालांकि अगर साइमा इसे देख लेती और इसका ये दावा भी सुन लेती तो हत्ता की इज़्ज़त और कम अज़ कम करोड़ रुपये हर जाने का जवाबी दावा ज़रूर कर देती। अलबत्ता आवाज़ के बारे में इसका दावा बेबुनियाद नहीं करार दिया जा सकता था बकौल अकबरी के। जिस तरह मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, इसी तरह इसके गले में नसीबो लाल चिंगाड़ती है। जब वो आटा गूंदते हुए गुनगुनाती, बुक्कल दे विच चोर नी मेरी बुक्कल दे विच चोर, अनायत बीबी को कतई उम्मीद नहीं थी कि उनकी 28 साला बेटी खैर से बदमिजाजी, ज़ुबान दराजी, हाथापाई, काम चोरी जैसे गुनों में पूरी थी। इसके लिए हातिम जैसे इंसान का रिश्ता आ सकता है? वो किस्मत की इस मेहरबानी भी बौखलाई हुई थी।
کہ وہ چولن جو در حقیقت لڑکے کی دور پرے کی ماسی بھی تھی، اس نے حاتم سے چھوٹے والے لقمان کے لیے اصغری کا نام لے لیا۔ اب تو جی عنایت بی بی کی لاٹری نکل آئی۔ مارے خوشی جوش جذبات میں اس نے اپنے مزاجی خدا کو 72 دے مارے۔ بیچارہ کھانسی کے دورے سے نمٹ کے اس پر محبت لمس کی وجہ دریافت کرنے لگا جس نے اس کی پسلیاں تک ہلا ڈالی تھی۔ یہ تیری کوئی نیکی تھی، پتہ نہیں تو نے ساری حیاتی کوئی نیکی کی بھی تھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے تیرے پچھلوں کی کوئی نیکی ہو جو میری شکل میں تیرے گھر آ گئی، ورنہ ایسی قسمت کہاں کہ تجھے مجھ جیسی زنانی ملتی۔ یہ میرے نصیب، میری عقل ہے کہ آج تیری بیٹیوں کے لیے اتنے اچھے رشتے مل گئے۔ بڑا والا تو ڈاکیا ہے تو چھوٹے کی دودھ دہی کی دکان ہے، اپنا مکان ہے، اور سب سے اچھی بات دونوں کے ماں پیو سالوں پہلے مکا گئے۔ چلو اچھی بات ہے، اکبری اصغری کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بیچارے کو یاد آیا کہ کس طرح عنایت بی بی کو پورے 8 سال لگے تھے اس کی ہٹی کٹی ماں کو بستر پر ڈالنے میں، اور دونوں بہنیں اکو ویڑے میں اتریں گی تو اللہ خیر ہی کرے گا۔ بابل کو ان کے سسرال آنگن کی اینٹ سے اینٹ بجتی ابھی سے نظر آنے لگی۔ کبھی تو میری بیٹیوں کے بارے میں اچھا سوچ لیا کر، بھلیے لوگ کے ایک غلطے بتا، کبھی یہ تیری بیٹیاں ہو جاتی ہیں کبھی میری۔ پہلے یہ تو طے کر لے کہ ان کی کون سی عادت کس کے کھاتے میں ڈالنی ہے۔ جو اچھا ہوگا وہ سب تیرا، جو برا ہے وہ میرے نام لگا دیا کر۔ ہاں تو یہی دستور ہے۔ دانتوں کا اثر دیکھو تو تیری بیٹیاں، نانکوں کا اثر کے گن دیکھے تو ظاہر ہے میری بیٹیاں۔ اچھا اب یہ گل چھوڑ، کام کی بات کر۔ کوئی جہیز کی لینے دینے کی منڈوں کے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں جو جہیز میں منہ پھاڑ کے فرمائشیں کرے یا نقص نکالے۔ جو بھی دینا اپنی اولاد کو ہے، ان کے ہی کام آئے گا نا، جو بھی بن سکا ضرور دیں گے۔ ہاں تو اپنی کون سا اور اولاد بیٹھی ہے، جو ہے ان 2 نمانیوں کا تو ہے۔ ایسا کرتا ہوں کم ان کے والی زمین بیچ دیتا ہوں، زیور بن جائے گا۔ اور 5 سال وڈے بھائی جان نے دادا جی کے جو 2 مربے بیچ کر میرے حصے میں 35,000 دیے تھے وہ بینک میں پڑے ہیں۔ ان کی جنج کی روٹی پانے کا انتظام ہو جائے گا۔ باقی رہ گیا فرنیچر، یعنی مسہری، سنگھار میز، کرسیاں اور ٹی وی۔ فریج بھول گیا؟ نہ اکبری کا گزارا فریج کے بغیر تو نہ اصغری کا ٹی وی کے بغیر۔ وہ تو ان دونوں چیزوں کو لیے بغیر ڈولی میں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ اس کے علاوہ کپڑے لتے، میک اپ شیک اپ کے لیے بھی ہزاروں روپے چاہیے۔ اتنا پیسہ تو میرے پاس نہیں، مشکل سے 50,000 نکلیں گے۔ بسترے اور فرنیچر بنا لے، چاہے ٹی وی لے لے، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ ہائے تو کیا میری کڑیاں ترسیں گی ان چیزوں کے لیے؟ ہائے تو کیا میں اپنی ہٹی بیچ کے داج پورا کروں تاکہ باقی عمر خیرات لے کے کھانا پڑے؟ ایک کو تو میری روزی روٹی کا آسرا ہے۔ تو فکر نہ کر، میں دماغ لڑاتی ہوں، آخر عقل مند زنانی کام آتی ہے۔ اور عنایت بی بی نے ایسا دماغ لڑایا کہ سارا انتظام تقریباً ہو گیا۔ اگلے چکر میں بیٹیوں کے ہونے والے سسرال گئی تو سارے گھر میں گھوم گھوم کے جائزہ لیا۔ 5 مرلے کا اچھا بنا ہوا مکان تھا۔ نیچے بیٹھک کے علاوہ 2 کمرے، برآمدے، باورچی خانہ اور چھوٹا سا پکا صحن تھا۔ اوپر ایک برساتی نما کمرہ تھا جو اسٹور کا کام دیتا تھا۔ دیکھ پتر، مجھے غلط نہ سمجھنا، میری کڑیوں کے لیے رشتوں کی کمی نہ تھی، مگر تم دونوں پہ یہ حامی اس لیے بھری تھی کہ ثواب کا کام ہے، کسی یتیم کا گھر آباد کرنا۔ میری اکبری اصغری کا کیا ہے، ان کو تو اچھے سے اچھا رشتہ مل جاتا، نہ تم دونوں کے ماں پیو نہ کوئی اور بڑا، لے دے کے بس 2 ہی بھائی، بیویاں آپس میں نبھا نہ کر پاتی ہیں تو تم دونوں تو کسی ایک رشتے سے بھی جاتے۔ اب میری کڑیاں دونوں سگی بہنیں، دونوں میں اینٹ کتے کا، میرا مطلب ہے طوطا مینا کا پیار ہے۔ دونوں کی محبت تمہارا گھر بنائے رکھے گی۔ میں چاہتی ہوں اس گھر میں کوئی تیرا میرا والا چکر نہ ہو۔ خیر سے اس کمرے میں جو ٹی وی پڑا ہے وہ تم دونوں میں سے کس کا ہے؟ خالہ جی ہمارا اپنا ہی ہے، قسطوں پہ لیا ہے، کبھی بھائی جان نے قسطیں بھر دیں کبھی میں نے، لقمان نے جواب دیا۔ ہاں تو اسے اس کمرے سے نکال کر برآمدے میں رکھ دو، اور بیٹھک کا پرانا صوفہ بھی ادھر نکال دو۔ بیٹھک میں تو جہیز کا نیا صوفہ آ ہی جائے گا، ذرا تم لوگوں کا برآمدہ نئے فیشن کا اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہو جائے گا۔ میں تو چاہتی ہوں دونوں بھائی اور دونوں بہنیں مل جل کے اس گھر میں رہیں۔ کتنا اچھا لگے گا جب اپنے اپنے کمرے میں الگ الگ بیٹھنے کے بجائے دونوں جوڑے اکٹھے ادھر برآمدے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھو گے۔ ویسے ہی بھائی میں نہیں چاہتی اکبری اصغری جہیز کی چیزوں پہ اکڑ کے آپس میں تلخی پیدا کریں، اسی لیے سوچ رہی ہوں فریج بھی نہ لوں۔ کل کو وڈی نکی سے یہ نہ کہے یہ میرے جہیز کا ہے، وہ کہیں نہیں بھائی یہ میرے جہیز کا۔ بس تم ایسا کرو قسطوں پہ فریج بھی لے ہی لو، اور قسطیں اکٹھی ہی بھرنا تاکہ تمہاری زنانیاں ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں یہ تیرے نہیں یہ میرے میاں کی کمائی کا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟
लुकमान तो झट बाछें चीर कर इस बात में सर हिलाने लगा। अलबत्ता हातिम पुरसोच निगाहों से अनकरीब होने वाली सास साहिबा की अय्यारियाँ मुलाहिजा फरमा रहा था। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर अल्लाह अल्लाह करके 40 साल की उम्र में शादी होने जा रही थी, चंद हज़ार के बदले। इस मामले को खटाई में नहीं डालना चाहता था। ये मरहला तय करने के बाद इसने ख़ानदान का हंगामी मीटिंग तलब की। भाई सारे जानते हैं, पिछले 30 सालों से मैं मैके और ससुराल की 4 दर्जन शादियाँ, मंगनियाँ, 50 के करीब अकीक़े, सालगिरहें निपटा चुकी हूँ। खैर से सारों के बच्चे भी दिल की भड़ास निकाल के ही पैदा किए, जबकि मुझ बेचारी की चुंगे में 2 बेटियाँ। अगर मैं हिसाब करने बैठूँ, देखो भाई, फ़ी बच्चे के हिसाब से 5-5 हज़ार तो होते हैं। क्यों बुढ़ापे में चिट्टे चुंडे के साथ इतना झूठ बोलती हो भर जाई। 1999 तक तो 25 रुपये लिफाफे में डालकर धड़ल्ले से देती रही हो। हाँ, 21वीं सदी शुरू होने के बाद ज़रा शर्म आई तो न्योते की रकम 50 रुपये कर डाली। इसकी छोटी नंद ने तड़प के कहा, जो अपनी सारी औलाद सन 2000 के आने से पहले ब्याह चुकी थी और जिसे न्योते की रकम से निस्फ के नुकसान का बड़ा ही कलक था। अच्छा, और तोहफे? इसने चमक कर जिताया। हाँ हाँ, बड़े तोहफे। सगी भांजियों को एक एक जोड़ा तो उन्हें जहेज़ में रखने को दिए। इसकी वजह अब तक मेरी बेटियों को ससुराल वाले ताने देते हैं उन जोड़ों पे। अनायत बीबी के छोटे भाई को भी ये दुख था। तुम तानों की बात करते हो वीर। अब के भावज ने दुपट्टा आंखों में रख के सिसकना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची को तो तलाक होते होते बची, इसके मियाँ की सलामी में पिशावरी चप्पल पैक करके दे दी, वो भी अपने बंदे की इस्तेमाल शुदा कई साल पुरानी। मेरे घर पहला पोतरा हुआ तो तोहफे के तौर पर 2.5 रुपये वाली चूसनी दे गई ये अनायत बीबी। चल नहीं, 2.5 रुपये, पूरे 9 रुपये की थी। चंगी तरह याद है मुझे, और किराया खर्च करके आना जाना ये सब याद नहीं है। फिर तुम लोगों के घर ब्याह होते थे, नए कपड़े तो हमें ही बनाना पड़ते थे ना। दोनों कुड़ियों के हर फंक्शन के लिए नए जोड़े, मेकअप, हार बुंदे, ये खर्चा क्या कम था? अब चाहती क्या हो नाइद बहन, इतना चुपता था खर्चा तो ना आती बिरादरी की खुशियों में शरीक होने। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैंने तुम सबके आधा आधा दर्जन बच्चों की खुशियाँ भुगताई हैं। मेरी दोनों कुड़ियों की शादी साथ है, अब मुझे पूरा हिसाब किताब चाहिए। सलामी तुम लोगों ने जो देनी है दूल्हे को देनी है, मगर चाचे मामे हो, तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, दिल खोल के तोहफे देना, और वो भी ऐसे तोहफे जो जहेज़ में रखे जा सकें। ये लिस्ट है भाई, जिसको जो वारा खाता है वो अपने नाम लगा ले। ज़बरदस्ती की इस वसूली पे सबको ताव तो बहुत आया, मगर बहरहाल अकबरी अस्करी से सबका कोई ना कोई रिश्ता था। अनायत बीबी को दिल ही दिल में सलावातें सुनाते हुए सब ने तोहफे देने की हामी भर ही ली। बड़े ताया के हिस्से में वॉशिंग मशीन आई तो छोटे ताया के हिस्से में डिनर सेट और वाटर सेट। चचा के ज़िम्मे कंबल और खेस लगाए गए। बड़ी फूफी को रज़ाइयाँ बनवाने को दी गईं। छोटी फूफी ने बमुश्किल वाटर कूलर पे ही हामी भरी। ननियाल वालों के ज़िम्मे कम बार ना था। किसी को सिलाई मशीन, किसी को फ़ैन, किसी को लोहे की अलमारी, किसी को इस्त्री का कह दिया गया। यूँ जहेज़ का चैदा सामान इकट्ठा हो ही गया, चाहे ज़बरदस्ती सही। अब अकबरी असगरी अब्बे के दिए 50,000 को अपनी मर्ज़ी से खर्चने की मुख्तार थीं। मगर बुरा हो दोनों के मिजाजों का। आज 8वां दिन था बेबे के साथ बाज़ार जाते हुए, मगर शालमी, दिल्ली दरवाज़ा, बानो मार्केट और इच्छरे की सारी गलियां छान मारने के बाद भी दोनों एक दुपट्टा तक ख़रीदने के मामले में मुत्तफिक ना हो सकीं। अकबरी ने शोशा छोड़ रखा था कि सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। अब वो कुछ पसंद करती तो असगरी लेने से इनकार कर देती, इसे पसंद आता तो अकबरी को एतराज़ होता। 9वें दिन अनायत बीबी को जलाल उठा। टांगे चीर के रख दूंगी, अब मेरे साथ कोई बाजार गया तो। रोज़ कराए खाने पीने पे 100-200 निकल जाता है, लेती देती कख भी नहीं। मैं आप पे कर लूँगी सारी ख़रीदारी, पता है मुझे आजकल के फ़ैशनों का। ये धमकी कारगर रही, क्योंकि वो दोनों जानती थीं बेबे को फ़ैशन का कितना पता है। अगले दिन शराफत से कढ़ाई मीनाकारी के लिए सूट दे दिए गए। दुपट्टे रंगवाई वाले को दिए गए। बड़ा मरहला और रूसी जोड़े का था। असगरी आखिर असगरी थी, इसे अपनी मर्ज़ी चलाने के 101 तरीके आते थे। इसने बैंगनी रंग के शरारे का शोर मचा दिया। जानती थी किसी फैशन मैगज़ीन के कवर पे गोरी चिट्टी नाजुक सी मॉडल को इसी रंग के रूसी लिबास में देखकर अकबरी काफ़ी देर तक ललचाई नज़रों से देखती रही थी। इधर असगरी ने नाम लिया, उधर अकबरी के दिल से जोड़ा उतरा। तेरा तो दिमाग फिर गया निक्की, ज़रा अपनी शक्ल शीशे में तो देख। तू इस रंग का गरारा पहनेगी, अरे बैंगन लगेगी, वो भी लंबूतरा। चल, मेरे गोरे बदन पे तो ये रंग सज ही उठेगा, मगर तू, हाय हाय, मैं नहीं चाहती शादी वाले दिन तेरा मजाक बने। हालांकि इससे पहले इसकी 100% मर्जी इसी पे थी, इसकी बला से असगरी का मजाक बने चाहे तमाशा।
پھر ریڈ کلر کے بارے میں پہلی اعلانیہ مخالفت ظاہر کر چکی تھی۔ بالآخر ڈارک میرون اور فان کلر کے کنٹراسٹ پہ اتفاق رائے ہوگی۔ یہ رنگ بڑا بھرم والا ہے، گورے پہ تو اٹھتا ہی ہے، کالے کو بھی تھوڑا بہت نکھار دے ہی دیتا ہے، یہ اس کی رائے تھی، جس پہ بظاہر ناک بھون چڑھاتی اصغری دل سے متفق تھی۔ ویسے بھی اس کا رنگ کالا ہرگز نہیں تھا، گندمی مائل سانولا سا تھا، فلمی ستاروں والے صابن سے رگڑ کے دھونے کے بعد تو خاصا صاف لگا کرتا۔ البتہ صفائی ستھرائی، کھانا پکانا وغیرہ جیسے کاموں سے ادموئی ہونے کے بعد اس کی رنگت ضرور سنبھلائی ہوئی لگتی، مگر کیا کرتی، فلمی رسالے چاٹنے کا شوق، سٹار پلس کے ڈراموں میں گوڈے گوڈے غرق ہونے کا چسکا، یہ سب مشاغل ایک طرف، گھرداری کے معاملے میں واقعی بڑی تیز دست تھی، سارے کام منٹوں میں نمٹا کے رکھ دیتی، اسی لیے عنایت بی بی کو اس سے کم ہی شکایتیں رہا کرتیں۔ اللہ اللہ کر کے شادی کے دن آئے، مہندی والے دن الگ ہی تماشا رہا۔ مووی والا چھوکرا جو گلی کے نکڑ پہ ہی رہتا تھا، وہ خوب اکبری کے ہتھے چڑھا، مائیوں کے جوڑے ملبوس، گیندے اور موتیا کے گجرے، ہار ٹانکے، مہندی سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ وہ اسے مسلسل کسی ماہر ہدایت کار کی طرح ہدایات سے نواز رہی تھی۔ بیبے کی گھوریاں بھی اس پہ ذرا اثر نہ کر رہی تھیں، گانے ذرا پھڑکتے ہوئے بھرنا، وہ سڑے بھسے سن 74 والے نہ بھر دینا، جب ہم دونوں دلہن بن کے حال میں آئے تب پیچھے وہ والا گانا بھرنا، کلیوں کا چمن جب کھلتا ہے اور بارات کے آنے پہ جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر، لے کے پہلا پہلا پیار، بھر کے آنکھوں میں خمار، وہ والا۔ وہ لہک کر بولی، آس پاس بیٹھی نوعمر لڑکیاں منہ پہ دوپٹے رکھ کے ہنسنے لگی۔ اور بات سن، خبردار جو رخصتی کے وقت بابول کی دعائیں لیتی جا، لگایا تو وہ والا بھرنا، میں چلی دیکھو پیار کی گلی، یا پھر وہ سوچ میں پڑ گئی، ادھر چلی میں ادھر چلی جانے کہاں میں کدھر چلی، ایک ہم مزاج کزن نے اس کی مشکل آسان کی۔ بیچارہ مووی میکر منہ کھولے سب سنتا رہا۔ اگلے دن منہ کھولنے کی باری اس بیوٹیشین کی تھی جسے مشورے دے دے کر اکبری نے اس بیچاری کی مت مار کے رکھ دی۔ گال تو لال کیے نہیں، میرا تو قدرتی حسن ہی اتنا ہے کہ میک اپ کی ضرورت ہی نہیں، میرے گالوں سے تو لہو ایسے لشکتا ہے جیسے کشمیری سیب، تو نے سفیدہ سنبھل کے ساری لالی چھپا دی، اب کم از کم بلاشان ہی پھیر دے۔ لگایا تو ہے، اور کتنا لگاؤں، آج کل ایسے ہی میک اپ ہوتا ہے جو زیادہ نمایاں نہ ہو، جسے آپ قدرتی لالی کہہ رہی ہیں، وہ کسی قسم کی سکن الرجی ہے جس سے آپ کے چہرے پہ لال لال دھبے پڑ گئے، ان کو چھپانے کے لیے مجھے فاؤنڈیشن ضرورت سے زیادہ ہی کرنا پڑا۔ یہ میں نے میچنگ لینسز بھی منگوا کے رکھے ہیں اور نقلی پلکیں بھی، میک اپ کے بعد یہ ضرور لگانا مجھے۔ یہ پلکیں بہت ہلکی کوالٹی کی ہیں، اور یہ کیا، میرون کلر کے آئی لینسز، معاف کیجیے گا، اسے لگا کہ آپ دلہن نہیں کسی ہارر مووی کی بھٹکتی بدرو لگیں گی۔ تمہیں کیا، تم پیسے لو اور اپنا کام کرو، کیا تمہیں فیشن کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے؟ اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ آج کل 80 کلو کی دلہنوں کا فیشن چل رہا ہے، وہ بھی شاید ضرورت سے زیادہ صاف گو تھی۔ ہاں، اکبری نے شرمندہ ہوئے بغیر ڈھٹائی سے کہا، 50 کلو سے کم کی دلہنیں آج کل نہیں چلتی، تبھی تو تم اب تک کنواری بیٹھی ہو۔ اس تانے پہ جل کے سچ مچ کی 40 کلو کی 40 سالہ کنواری بیوٹیشن نے دونوں ہاتھوں سے رگڑ کے ڈارک مرون بلش آن اس کے غبارے نما رخساروں پر تھوپ دیا، پلکیں بھی جان بوجھ کے بس ٹانکنے والے انداز میں اس طرح چپکائیں کہ اب گریں کہ تب گریں۔ اصغری نے ہمیشہ اکبری کی ضد میں آ کے وہ کیا جو اس کے بالکل الٹ ہوتا تھا۔ اس کے میک اپ کی باری آئی تو نک چڑی اصغری کی خوش اخلاقیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں، اس کا اخلاق اس وقت عروج پر پہنچا تھا۔ اللہ باجی آپ کے ہاتھ کتنے نرم ہیں۔ مساج کرواتے ہوئے اس نے مس کا پالش سٹارٹ کی، میک اپ ختم ہوتے ہوتے وہ اس سے بہناپا گاٹ چکی تھی۔ اس کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا، اس کا میک اپ اکبری کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھا ہوا۔ ہائے بیبے، روٹی کب کھلے گی؟ نکاح ہو چکا تھا، اب دولہا دلہن کو سٹیج پر اکٹھے بٹھا کے مووی بنوائی جا رہی تھی، جب بیبے کے کان میں اکبری نے منمنا کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیگیں غالباً کھل چکی تھی، قورمہ بریانی کی خوشبوئیں سے پاگل کر رہی تھی۔ آرام نال بیٹھ، بیبے نے کوہنی کا کاری وار اس کی ان پسلیوں پر کیا جو چربی کی تہوں تلے مدفون تھی۔ کھانا لگ گیا، آ جاؤ بیویوں بھائیوں۔ بڑے تاؤ جی نے درباری قسم کا باواز بلند اعلان کیا۔ سب سے پہلے اکبری بھاری لہنگا سنبھالتی صوفے سے اٹھی، حاتم حیرت سے دیکھنے لگا۔ بیبے نے ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے صوفے پٹخا، تم چاروں کے لیے کھانا ادھر میز پہ لگ جائے گا۔ اوئے بیرے، اکبری نے ویٹر کو آواز دے کے بلایا، پالک گوشت اتنا کم کیوں لایا، اور بریانی میں کوئی کام کی بوٹی ہی نہیں، ساری گردنیں ہی گردنیں۔ یہ ڈش لے جاؤ، مرغی کی 2-4 ٹانگیں ڈال کے لاؤ، اور ہاں فرنی کا ڈونگا بھی لا کے رکھ دو، بعد میں ختم ہو جاتا ہے یہ پھر نری فرنی۔
नीरी फिरनी। लुकमान ने नई नवेली भाभी के बेतकल्लुफाना ऑर्डर्स पे अच्छी तरह हैरान होने के बाद सवाल किया, जबकि हातिम पूरी आंखें खोले कोरमे से नबरत आज़मा अपनी दुल्हन को देख रहा था। हाँ तो निरी हुई, ऊपर की मलाई, पिस्ता बादाम की हवाइयाँ और चांदी का वर्क तो सारे बाराती खा जाते हैं। हातिम ने सरदाह भर के छोटे भाई की संजीदा सी नजर आती दुल्हन को चावल की प्लेट में चम्मच घुमाते हुए देखा, जो दर हकीकत अच्छी तरह शर्मिंदा होने में मसरूफ़ थी। तुम्हें मुंह दिखाई में क्या मिला? खैर, जैसा मुंह होगा वैसे ही तोहफा मिला होगा। अकबरी ने वलीमे की सुबह बड़ी राजदारी से असगरी से पूछा। ये तो तुमने 16 आने दुरुस्त बात कही, वाकई बड़ा प्यारा सा तोहफा मिला है। इसने गले में पड़े सोने के लॉकेट पे प्यार से हाथ फेरते हुए इतरा के कहा। इस पे अब तक अकबरी की नज़र ना पड़ी थी। इसने अपनी आंखें मकदूर भर बाहर निकालते हुए रश्क से लॉकेट को देखा, जिसमें सोने की दिल की शक्ल का फ्रेम सा था, जिसमें लुकमान की हवन्नक सूरत नज़र आ रही थी। रश्क को हसद में बदलते देर न लगी। तुम्हें क्या दिया हातिम भाई ने? सदमा, वो भी नागहानी। टसवे बहाने लगी। नहीं असगरी, बेबे ने तो बड़ा ही सख्त धोखा दिया। मैं कल सोच रही थी कि किस ज़माने का दूल्हा है, लियाकत अली ख़ान वाली टोपी सजा के बैठा है। रात जो इसने टोपी उतारी, हाय इतना बड़ा गंज लशकती हुई टेंट। अभी टेंट के लश्कारे कम ना हुए थे कि इसने पिछली दाढ़ी भी निकाल के पानी के गिलास में रख दी। कहने लगा छोटी उम्र में दांत गिर गए थे। हाय हाय मेरी निक्की जई जान, ते दुख लख ते करोड़। सब्र कर मेरी बहन, वैसे भी मर्द की उम्र कौन देखता है? जेब देखी जाती है, जेब के कितना कमाता है, ये भी तो देखना चाहिए कि कितना खर्च करता है। हाँ, नाम का हातिम, इसने बुरा सा मुँह बनाया। जेब तो देखी बेबे ने, मगर ये ना देखा कि जवाई का हाथ जेब तक जाता भी है या नहीं। मुझे पहली रात में अंदाज़ा हो गया, एक नंबर का कंजूस इंसान है। निक्की तो यकीन कर, इसकी टिंड या बतीसी ने मेरा दिल इतना नहीं किलसाया जितना प्लास्टिक के क्लिप की इस जोड़ी ने तड़पाया। इसने मुट्ठी खोल के 2 आछी गुलाबी क्लिप दिखाए। ये काकियों के लगाने वाले क्लिप, शोखे रंग की 10 रुपये वाली जोड़ी। क्या मुझे मुंह दिखाई में देने के लिए यही तोहफा रह गया था? वो असगरी के गले लग के चहकों पहकों रोने लगी। सब्र कर मेरी बहन, सब्र, और ख़ुद पे काबू रख। शादी वाला घर है, शुक्र है 24 घंटे सर पर सवार रहने के लिए सास और नंदे नहीं हैं। लेकिन इन दोनों के रिश्ते की मासियाँ चाचियाँ अभी घर में हैं। किसी ने तुझे यूं देवदास की हीरोइन की तरह हिचकियाँ ले लेके रोते देख लिया तो किसी पुराने याराने या आशिकी माशूकी का झूठा इल्ज़ाम लग जाएगा। क्या फ़ायदा? बस छोड़ दे तो। दिल तो इसका भी कम ना दुखा था जब लुकमान की हिमाकतें और बदहवासियाँ एक ही रात में खुल के इसके सामने आ गईं। हल्का सा तुतलाने वाला लुकमान किसी तौर भी सियानी असगरी को अपने लायक ना लगा, मगर वो उन लोगों में से थी जो ढिंडोरा पीट कर हमदर्दियाँ बटोरने के बजाय अपने साथ हुए गलत काम को भी होशियारी से दुरुस्त करने में वक्त नहीं लगाते। इसने भी सब्र शुक्र के साथ लुकमान को बहरहाल कबूल किया और दिल को बहलाने के लिए इसकी शख्सियत में ऐसे पहलू तलाश किए जिनके बारे में ख़ुद लुकमान को भी कभी भनक ना पड़ी थी। चल कोई बात नहीं, 2 दांत बाहर हैं मगर हैं तो अपने। अकल के मामले में ज़रा हाथ तांग है तो ठीक ही है, ज़्यादा सियाना बंदा तो हलक का कांटा बन के रह जाता है, हातिम भाईजान की तरह। और फिर अकल शक्ल में भी गरीब है। दूध दही की दुकान तो खूब चलती है, रोज़ जेब भर के नोट लाता है और थूक लगा लगा के गिनने के बाद अलमारी में रख के ताला नहीं लगा देता हातिम भाईजान की तरह, बल्कि सारे के सारे मेरे हाथ में पकड़ाने की कसम खा चुका है। इसने ऐसी ऐसी तारीफ़ें करके लुकमान को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। छोटी उम्र में यतीम होने की वजह से वो सालों से ख़ुद से 12 साल बड़े भाई हातिम से अपनी कमअक्ली और ढीलेपन की सलावातें सुनता आ रहा था। इसमें एतमाद नाम की कोई चीज़ हातिम ने बाकी न रहने दी। ऐसे ही ताने दे देकर अब जो दिन रात परवाने की तरह आगे पीछे मैं कुर्बान मैं सदके कहती बीवी मिली तो इसकी छाती तन की और चौड़ी हो गई। असगरी का बस न चलता था इसके मुंह में निवाले तक खुद बना के डाले, ऊपर से इसका तर्ज तखातुब, हनी उठिए ना, सुबह हो गई, सोने और पराठा लो ना, देखो कितने कमज़ोर लग रहे हो, डार्लिंग आज शाम को कहीं बाहर चलें ना। वो इसके गिरेबान के बटन से खेलते हुए कुछ इस अदा से पल के पटपटा के कहती कि लुकमान तो फ़िदा ही हो जाता और ख़ुद को सचमुच का सोहना और हनी समझ बैठता। कल मेरी सालगिरह है, अकबरी ने इत्तला दी। शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। अच्छा, खैर से कितने साल की हो गई हो? हातिम ने आंवले का तेल बड़ी आस के साथ अपने गंजे सर पे मलते हुए पूछा। इसकी आस बड़ी मुश्किल मिजाजी से ज़िंदा थी। जितनी की भी हुई हूँ आपसे 15-18 साल छोटी हूँ। इसने हस्बे आदत उम्र में ज़बरदस्त घपला मारा। पिछले ही महीने असगरी ने बड़ी धूमधाम से अपनी सालगिरह मनाई थी।
लुकमान ने दुकान बंद करके सारा सहन बरामदा रंग बिरंगी झंडियों और अखबारों से सजाया था। असगरी ने बेबे और अब्बे के साथ साथ अपनी 8 दर्जन सहेलियों को भी चाय पे बुलाया था। केक के अलावा समोसे, चाट, गुलाब जामुन, शामी कबाब भी बाजार से आए थे, साथ में पूरा क्रेट ठंडी बोतलों का। अकबरी ने केक कटने वक्त ताली कुछ इस ज़ोर से पीटी थी जैसे दोनों हथेलियों के दरमियान निक्की का चेहरा ले रखा हो। तब से जल भून के लहजा और कलेजा सियाही हो रहा था। मुझे नहीं पता, मैं भी अपनी सालगिरह ऐसे ही मनाऊंगी जैसे असगरी ने मनाई थी। इसने ठुनक के पैर पटकते फरमाइश की। असगरी की सालगिरह? वो ठट्ठा लगा के हंसा। यानी गुब्बारों झंडियों वाली सालगिरह? इस पेंडू लुकमान से और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। मुझसे तवक्को ना रखना अकबरी बेगम, आखिर में एक संजीदा और बावकार आदमी हूँ मैं। अकबरी को इसके संजीदा और बावकार होने पे तो क्या, आदमी तक होने पे भी यकीन ना था, इसलिए कमर पे हाथ रख के शुरू होगी। यूँ कहो मेरे लिए 10 रुपये दर्जन मिलने वाले गुब्बारे जो हैं, इन्हें लाते हुए सारी हवा निकल जाती है। मेरी खातिर 4 पैसे खर्च करते हुए भी। बात पैसे की नहीं, इसके इस्तेमाल की है। खामा में लोगों को इकट्ठा करके इन्हें हलक तक ठुसवाने से क्या हासिल। क्या दे गई थी असगरी की सहेलियाँ इसे? एक 30 रुपये वाली गानों की केसट दे गई, दूसरी एक रिसाला जो वो पहले ही ले चुकी थी, तीसरी ने तो हद ही कर दी, 6 अदद केले लिफाफे में डाल के ले आई, वो भी इतवार बाजार वाले सस्ते। और तो और तुम्हारी बेबे ने भी दिल खोल के तोहफा ना दिया, कैसा सस्ता सा डेकोरेशन पीस पैक करके दे दिया। इतना खर्चा करने के बाद लुकमान के पास भी इतना पैसा ना बचा कि वो बीवी को ढंग का तोहफा ही दे पाता। इसने मेरी मानो तो फ़ायदे में ही रहोगी। यूँ ना करो, शोबाजी में पैसे ज़ाय करने के बजाय हम दोनों आपस में ये दिन मना लेंगे। तुम अच्छा सा सूट पहनना, शाम को हम शालीमार बाग या रेस कोर्स में घूमने जाएंगे, वापसी में किसी अच्छे होटल से खाना, मार्केट से तुम्हें प्यारा सा तोहफा ख़रीद के देते हुए घर वापसी। क्यों, कैसा शानदार और यादगार प्रोग्राम है। इसकी लच्छेदार गुफ्तगू में अकबरी सोच में पड़ गई। वो तो ठीक है, किसी को क्या पता चलेगा, क्या फ़ायदा पैसे खर्च करने का जब 4 लोगों को पता ही ना चले। सब तो यही कहेंगे कि तो तुम अपने तोहफे दिखा देना। होटल में खाने और घूमने फिरने की तफसीलात बेशक 2 हफ्ते तक हर आए गए के सामने दोहराती रहना। यूँ हातिम ने अकबरी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीशे में उतार लिया, और जब वो अपने सरताज का प्रोग्राम बढ़ा चढ़ा के असगरी को सुना रही थी तब इसके चेहरे पे फैली तंजिया मुस्कुराहट तक ना देख सकी। अगले दिन सुबह से अकबरी की तैयारियां अरूज पे थी। पीढ़ी पे चढ़ के वो दीवार के इस पार पड़ोसियों तक को इतला दे चुकी थी कि इसके एजाज़ में हातिम जी क्या सखावत का मुजाहरा करने वाले हैं। सारी दोपहर मुख्तलिफ अला बला थोप के चेहरे पे निखार लाने की सर तोड़ कोशिश करती रही। 22 रुपये किलो आलू हैं वड्डी, जो तू इन दीदों पे काट के सजाए हुए है। असगरी ने इसकी आंखों पे रखे आलू के कतले झपट के उठाए। तुझे क्या तकलीफ़ है? बावर्ची खाने का सौदा अकेले तेरे बंदे की कमाई से नहीं आता। एक ज़रा सा आलू मेरे इस्तेमाल में आ गया, तुझे क्या मरोड़ उठ रहा है? ज़रा सा आलू? इन बालों में एक अंडा, पाव भर दही, 2 लीमू गर्क हो चुके हैं। इस थोबड़े तो बारी बारी केले, टमाटर, खीरे कुचल के मल चुकी है। अब शहद में बादाम का तेल मिला के थोपा हुआ है। इतना खर्चा किसके खाते में जाएगा? मेरे बंदे के ना। तेरा बंदा तो आना आना गिन के खर्चा डालता है, वो भी बड़ा एहसान जिता के। तमीज़ से बात कर निक्की, तो सिर्फ मेरी निक्की ही नहीं, हातिम जी की भी निक्की ही है। उनके निक्के बल्कि बहुत निक्के भाई की बीवी, अदब से बात कर। अरे भाई होगा वो लुकमान की नज़र में, मेरे लिए तो अभी वो हाथ नचा के अपने दिली जज्बात आश्कार करना ही चाहती थी कि डेवड़ी से अपने जेठ की झलक देख के अल्फाज और लहजा कमाल दर्जे की फुर्ती के साथ तब्दील किया। बाप के बराबर है, वो लहजे में अदब एहतराम समो के कह रही थी। मैंने इसमें जेठ और बहनोई के साथ साथ अब्बे को भी देखा है। इतनी इज्जत करती हूँ, लेकिन वड्डी तूने लुकमान जी को बहनोई वाला मान तो क्या देना था, कभी देवर वाली मोहब्बत तक ना दी। बड़ी भरजाइयाँ तो छोटे देवर के कैसे कैसे लाड उठाती हैं। दफ़ा। इसने नफ़रत से हाथ हिलाया। इसकी सिर्फ आँखें ही छोटी ना थी, नज़र भी कमज़ोर थी और कान भी अमूमन बंद ही रहा करते। इसीलिए ना तो डेवड़ी में दोनों हाथ कमर पे रखे शौहर नामदार को देख सकी, ना ही इसकी फिटफिटी की आवाज़ सुन सकी थी। हटाओ, इतना काका भी नहीं है वो, रिश्ते में छोटा है तो क्या हुआ, उम्र में तो 10-12 साल बड़ा ही होगा। अब इस बुढ़े काके को गोदी खिलाती फिरूं। वो शायद कुछ और भी कह डालती कि इतने में हातिम धप धप करता इसके पास से गुजरा और कमरे का दरवाज़ा धड़ से बंद करने के बाद फेफड़ों का पूरा जोर लगा के चिल्लाया, अकबरी जी आई। वो दुपट्टे से चेहरे पर लिया मलगोबा साफ़ करती अंदर की जानिब लपकी। असगरी ने फातहाना अंदाज में मुस्कुराते बंद दरवाजे को देखा। हाँ, बड़ी आई सालगिरह मनाने वाली।
ابھی تیرا ختم دل آتا ہے تیرا حاتم تائی۔ تھوڑی بہت گرما گرمی ضرور ہوئی مگر نتیجہ بہرحال اصغری کی توقع کے خلاف تھا۔ شام ہوتے ہی حاتم حسب وعدہ بنی سنوری اکبری کو لیے گھمانے کی نیت سے گھر سے نکلنے کو تیار تھا۔ اکبری نے اورنج کلر کی ساڑی لپیٹ رکھی تھی جس کے بارڈر پہ گولڈن اور براؤن کلر کا بھاری کام تھا۔ براؤن اور گولڈن چیک کا بنارسی پھنسا ہوا بلاؤز تھا جس کی آدھی آستینوں کے کناروں پہ اورنج نگ ٹگے ہوئے تھے۔ سارا دن کی رگڑائی کے بعد سفید رنگت پہ سرخ سرخ دھبے نمایاں تھے۔ ہونٹوں پہ براؤن آؤٹ لائن کے ساتھ اورنج چمکدار لپسٹک جی بھر کے تھوپی گئی تھی۔ اورنج کلر کی آئی لینس، ہائی ہیل کی گولڈن سینڈل، سونے کا بھاری سیٹ، ایک ہاتھ میں سونے کی تو دوسرے میں کانچ کی چوڑیاں مشقت کے ساتھ چڑھائی گئی تھیں۔ فل تیاری کے ساتھ پھٹ پھٹی پہ ٹھسے سے بیٹھتے ہوئے اس نے ترچھی نظروں سے جھاڑو دیتی اصغری کو دیکھا جو لاپرواہ نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس جھاڑو کو چھوڑ نکی، باورچی خانے کی خبر لے، لگتا ہے دال لگ گئی، باہر تک بدبو آ رہی ہے، جلدی کر چولہا بند کر ورنہ رات کو جلی ہوئی دال کھانی پڑے گی تیرے جلے ہوئے کلیجے کی طرح۔ آخری الفاظ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ادا ہوئے لیکن واپسی پہ اس کا اپنا کلیجہ دھواں دے رہا تھا۔ وہ تن فن کرتی پھٹ پھٹی سے اتری، جوڑی میں ٹنگا کپڑے کا بڑا سا پھول نوچ کے اتارا، وہیں برآمدے میں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ حاتم نے کسی طرح خطرے کی بو پا کے ڈیوڑی سے ہی فرار ہو چکا تھا۔ اپنی شاہی سواری پارک کرنے کے بعد اصغری نے اسے سینڈلیں اتار کے پرے پھینکتے اور سوجے پیر سہلاتے ہوئے دیکھا تو دل میں پھوٹتے لڈوؤں کو چھپائے چہرے پہ فکر مندی سجا کے اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا وڈی؟ کیا آج رستے میں پھر بھائی جان کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی؟ کہیں تجھے اس ساڑی میں دھکا تو نہیں لگانا پڑا؟ دھکا سٹارٹ تو میری زندے ہو گئی نکی، میرا حسن و جوانی اس نا قدرے کی جھولی میں بن مانگے آ گرا۔ اس نے تو رول کے رکھ دیا مجھے، کوئی اور ہوتا تو میرے پیر دھو دھو کے پیتا۔ اصغری نے ناک چڑھا کے اس کے سوجے ہوئے پیر دیکھے۔ ایک بات کہوں، پیر تو تجھے خود بھی دھونا چاہیے۔ جتنی محنت تو منہ پہ کرتی ہے اتنی کبھی کبھار، چلو زیادہ نہیں، مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ان پیروں پر بھی کر لیا کر۔ دیکھ کے جی مت لاتا ہے، اور تو چاہتی ہے کہ بھائی جان ان کو، آئے ہائے کیا ان کو حیضہ کرانا ہے؟ اس نے اپکائی روکی۔ حیضہ تو اب مجھے ہو کے رہے گا، ایسا شاندار کھانا کھلایا ہے، اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا۔ ہوٹل کا کہہ کے ڈھابے پہ لے گئے، لکڑی کے بینچ پہ بیٹھ کے چھولے اور چمڑے جیسے نان کھائے۔ آس پاس بیٹھے سارے رکشے والے اور کلفی والے مزدور سب تماشا دیکھ رہے تھے جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ تانبے کے ٹیڑھے میڑے گلاس میں گندا پانی، میں نے پینے سے انکار کیا تو بڑا منہ بناتے ہوئے 2.5 روپے والی ٹھا بوتل لکڑ ہضم پتھر ہضم پلائی، وہ بھی 100 احسان جتا کے کہ بغیر بوتل کے تیرے حلق سے روٹی نہیں اترتی۔ اور تو ریس کورس پارک کی سیر کرانے کے بجائے اتنی رات کو لارنس گارڈن لے گئے۔ ہاں وہاں ٹکٹ جو کوئی نہیں، اصغری نے سر ہلا کے کہا۔ ہاں نہ ٹکٹ نہ کوئی لائٹ، گھوپ اندھیرا، مچھر ہی مچھر اور کتے ہی کتے۔ اور وہ تحفے جن کا وعدہ کیا گیا تھا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ یہ وعدہ بھی پورا کیا مگر اپنے سٹائل میں، گن کے 5 تحفے دیے۔ اس نے تفصیل گنوانے سے پہلے مزید چند آنسو ٹپکائے۔ ایک تو یہ گلاب کا پھول جسے وہیں گارڈن سے توڑنے سے پہلے 6 کے 6 کلمے انہوں نے پڑھے تاکہ مغرب کے بعد پھول توڑنے پر کوئی ڈائن پیچھے نہ پڑ جائے۔ دوسرا یہ تمباکو والا پان، اس میں بھی آدھا خود کھا گئے اسی لیے تو میٹھا نہیں لے کے دیا، خود کو جو نہیں پسند، یہ باقی والا بھی منہ پہ ماروں گی اس کے۔ تیسرا تحفہ وہ نان چنے والا کھانا، چوتھا تحفہ وہ گھٹیا بوتل، اور 5واں، ہائے اللہ، غصے سے بھڑاس نکالتی اچانک شرم سے بیر بہوٹی ہوتی منہ پہ دوپٹہ رکھ کے دوہری ہو گئی۔ اب ساری باتیں تو بتانے والی نہیں ہوتی نا، صدقے جاؤں تیری شرم کے۔ اصغری کو سخت تاؤ آیا، اس کا تو خیال تھا سارے پروگرام کا بیڑا غرق ہوتے دیکھ کے اکبری گھر سر پہ اٹھا لے گی، آج رات مفت کا شو دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس 5ویں تحفے پہ اس کا شرم سے لال گلابی ہونا بتا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی غصہ حاتم کے گھر آنے سے پہلے پہلے اتر چکا ہوگا۔ بڑی جلدی واپسی ہو گئی بھابھی، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، اکیلے اکیلے خوشیاں منانا۔ لقمان بھی کمرے سے برآمد ہوا۔ چلو خیر، یہ تو بتائیں کیا کیا عیش کیے، کیا کچھ کھایا پیا؟ حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے، ابھی وہ نئے سرے سے جلے دل کے پھپولے پھوڑنے ہی جا رہی تھی کہ لقمان پوری بات سننے سے پہلے ہی بدک گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بھابھی؟ بھائی جان کو تائی جی کی قبر پہ لات مارنے کا مشورہ دے رہی ہو؟ خدا کا خوف کرو۔ ٹھیک ہے، تائی جی نے زندگی بھر ہمارا تو کیا دنیا میں کسی کا بھلا نہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال بزرگ تو بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ اب ایسا بھی اندھیر نہیں مچا کہ ہم اپنے بڑوں کی قبروں پہ ٹھڈے اور لاتے مارتے پھریں۔ ہائے ہائے لقمان جی، وڈی کا مطلب یہ نہیں تھا،
जो भी हो, शुक्र करो भाईजान घर पे नहीं, वरना वो बड़ा बुरा मानते। उनके दिल में बुज़ुर्गों के लिए बड़ा ही दर्द है। बस मेरा दर्द ही दर्द तो है, अपने दिल में नहीं समाता, इसीलिए इधर उधर भी सौगात की तरह बांटते फिरते हैं। अकबरी जल के रह गई। मैनू तेरे जिया सोना और लबदा आना। लुकमान बड़े स्टाइल से बरामदे की दीवार पर नस्ब आईने में बाल बना रहा था और मस्तानी नज़रों से आईने में नज़र आते असगरी के अक्स को घूर रहा था। इसके हुस्न को खराज तहसीन पेश करते हुए जज्ब के आलम में गुनगुना रहा था। सही कह रही हो निक्की, ऐसा पीस किस्मत से एक ही बचा था और जाहिर है वो तेरे हिस्से में ही आना था। लेकिन दिल रज्जे ना रज्जे, पर इसके गोडे से उठ और बावर्ची खाने की खबर ले। 9 बज गए हैं, नाश्ते की कुछ खबर ही नहीं। पेट में भूख के मारे बल पड़ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज तो बेचारे हातिम जी भी चाय खुद ही बना के इसमें सूखी डबल रोटी डबो डबो कर नाश्ता करके गए हैं। तो तुम भी यही नाश्ता कर लो। वैसे भी मशरक़ी बीवियों को ज़ेब नहीं देता कि शौहर तो रूखी सूखी खाए और वो खुद चिकनी चुपड़ी हज़म करें। चिकनी चुपड़ी मुझे हज़म ही कहाँ होती है, कुछ भी खा लूँ अगले मिनट निकल जाता है। उल्टियों ने तो दम मार के रख दिया, लेकिन क्या करूँ, खाए बगैर गुजारा भी तो नहीं। तुझे पता तो है मेरी हालत का। इतने सर पे हाथ रख के चकराने की भरपूर अदाकारी की। असगरी संभाल भाभी को। लुकमान बेचारा तो घबरा गया। हट्टी कट्टी है, पहले ही कोई काम नहीं करती, ऊपर से अब नया बहाना मिल गया पलंग पे चढ़ के बैठने का। मैंने ठेका नहीं ले रखा सारे टब्बर के नाश्ते रोटी में अकेली जान क्या क्या करूं। ये तो बस अपने कमरे में झाड़ू लगा के बैठ जाती है। सारे घर की सफाई धुलाई, कपड़ों की धुलाई, हांडी रोटी, मैं क्या क्या संभालूं। क्या ये मेरी अकेली का घर है? घर की जिम्मेदारी को लेने को तैयार ही नहीं। तुझे पता तो है मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, वरना अपना और अपने बंदे का नाश्ता तो मैं खुद ही बनाती थी। एक टाइम के बर्तन भी धो लेती थी, आटा भी गूंद दिया करती थी। बाकी कपड़े धोने और खाने पकाने का काम तो हमेशा से नौकरानी करती आई है, मगर अब तू करती है। मुझे कब आती है हांडी रोटी? तो क्या ये मेरे नसीबों में लिख दिया गया कि अब्बे के घर भी मैं ही चाकरी करूं या भी मैं ही करूं? ये अच्छा बहाना है भाई, मुझे कुछ आता चाहता ही नहीं। नहीं आता तो सीख ले, अब और किस उम्र में सीखना है? मेरी तरफ से साफ जवाब है, आज के बाद मैं किसी के काम काज की जिम्मेदार नहीं। मेरी बला से कोई भूखा मरे, मैं तो बस अपना और अपने बंदे का काम ही निपटाऊंगी। काम के मामले में पिछले 8 माह के दौरान दोनों में कई हल्की फुल्की झड़पें हो चुकी थीं, मगर हर तल्ख कलामी के बाद असगरी सारे घर का इंतज़ाम साहब का खुश असलूबी से अंजाम देती रही। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने साफ ऐलान किया और इस पर कायम भी रही। घर में जैसे धूल मिट्टी उड़ने लगी। असगरी अपने कमरे की सफाई करती, अपने और अपने मियाँ के हिस्से का खाना पकाती, अपने और मियाँ के ही कपड़े धोती। 4-5 दिन तक ऐसा होता रहा। हातिम बाहर से खाना लाता रहा। छठे रोज़ लुकमान से रहा न गया। क्या हो गया असगरी, इतनी कठोर क्यों बन गई? भरजाई तेरी सगी बहन है, तुझे पता है कि वो दूसरे जी से है। माना कि तेरी बातें सच्ची हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं कि तू जिद लगा के बैठ जा। बस लुकमान जी, मुझे ही पट्टियाँ ना पढ़ाएं। मुंह सर लपेट कर करवट बदल के सोती बन गई। आखिर दोनों भाई सर जोड़ के बैठे। बात हाथ से निकलती जा रही है लुकमान, ये दोनों तो सीधे मुँह एक दूसरे से बात करने की रवादार नहीं। मैंने तो भाईजान समझाने की कोशिश की थी, पर वैसे असगरी मेरी हर बात मान लेती है, लेकिन इस बार ज़िद पे ही अड़ गई। ये तुम्हारी खुशफहमी है बेवकूफ़ कि वो तुम्हारी हर बात मान लेती है, जबकि हकीकत में बड़ी होशियार है। तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है। जो करना चाहती है वो तरीके के साथ तुम्हारे मुंह से कहलवाती है और फिर ताबेदार बन के तुम्हारा दिल जीत लेती है। ये तो आप वो बता रहे हैं जो आप खुद भरजाई के साथ करते हैं। मेरी असगरी क्या जाने ही चालाकियाँ। तेरी बीवी ने तो तुझे उल्लू का गोश्त खिला रखा है, तभी इसके अलावा तुझे कुछ सोचता ही नहीं। सोना सोना कह के तेरा दिमाग अर्श पे चढ़ा रखा है। वो मुझे सच्चा प्यार करती है, वो बिदबिदा के रह गया। हाँ, तो इस सच्चे प्यार का वास्ता देकर तो अपनी ताबेदार फर्माबरदार सीधी सादी भोली बीवी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो ये हट धर्मी छोड़ दे और घर के हालात में जंग का माहौल ना पैदा करे। इधर अकबरी का बुरा हाल है, एक तो तबीयत की ख़राबी, दूसरे बहन की बेरुखी मुझ पर ज़ोर डाल रही है कि मैं इसके लिए नौकरानी का बंदोबस्त करूं। अब बता, सरकारी नौकरी में मैं याशियाँ कैसे बर्दाश्त करूं? हाँ, इसीलिए मेरी बीवी के रूप में बिन तनख्वाह के काम करने वाली नौकरानी चाहिए। अच्छा, कुछ अरसे के लिए तो वो इस जिद छोड़ सकती है ना। ये मुश्किल वक्त निकल जाए, फिर मैं अकबरी को सीधा करके रख दूँगा। देखता हूँ कैसे बराबर का काम नहीं करती। फ़िलहाल तो बीवी के लिए मुझसे तो अखड़े अंदाज में बात ना किया कर। ऐसा ना उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म कराने की कोशिश करते करते हम खुद झगड़ पड़ें। हाँ, ये तो है, अल्लाह अल्लाह करके ऐसा मौका आया है हमारे घर में। बरसों बाद खुशी की खबर आई है और हम अच्छा, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में लुकमान, वो फड़क उठा।
आया था आज हातिम मेरे पास अपनी बीवी की सिफारिशें लेकर। लुकमान ने फल का लिफाफा अस्करी को थमाते हुए बताया। वो चौंकी कि पहली बार अपने मियाँ को बड़े भाई का नाम लेते सुना था, वरना वो हमेशा बड़े अदब से भाईजानी कह के पुकारा करता था। नौकरानी में वारे नहीं खाता और अकबरी से काम काज नहीं होता। इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि गर्मी में काम करने से यह हाई होगा और इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि इतनी फ़िक्र है तो ख़ुद छुट्टियां लेकर घर बैठ जा और बीवी की खिदमतें कर। मेरी असगरी क्या मुफ्त की नौकरानी है? क्या आपने सचमुच ये कह दिया? मशकूक सी थी। तो और क्या, तू सच्ची है असगरी? वाकई हम क्यों इनसे दब कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो दोनों बड़े हैं, जबकि साफ जाहिर है ज़्यादा तो मैं कमाता हूँ, घर पे ख़र्चा भी ज़्यादा मेरी जेब से जाता है। अच्छा ये तो बताएं लुकमान जी, क्या वाकई अकबरी को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने लगा है? पिछले एक हफ्ते से दोनों में बातचीत बंद थी। पता नहीं, हो सकता है खाती भी तो इतना है। जितनी चर्बी चढ़ाती है इतनी बीमारियां तो लगेंगी। खैर अब देखना कैसे दिनों में सारी चर्बी पिघलती है। तुम काम से हाथ रोक के रखो, मैं खर्चे से रोकता हूँ। अब सिर्फ इतना ही सौदा डालूंगा जितना हम दोनों के लिए काफ़ी होगा, और वो भी यहाँ कमरे में ताले लगा के रखना, वरना वो तुम्हारी चटोरी बहन सब खा जाएगी। लो तुम ये अंगूर चखो, बहुत ही मीठे हैं और ख़ासे महंगे मिले हैं। और स्वाद के सेब, इनका जूस बहुत ही उम्दा निकलता है। असगरी ने बड़े शौक़ से अंगूर के दाने को टूंगा, मगर जाने क्यों इसे निगलना दुश्वार हो गया। और कोई बात नहीं, असल में इस सब हसद और जलन की वजह से हातिम ने फतवा सादिर किया। आप ठीक कहते हो जी, ये निग्गी तो हमेशा ही मेरी खूबसूरती और सेहत से जलती रही है। अपना रंग धुएं जैसा और वो जूत सूखी लकड़ी जैसा है। यह हसद अब और शक्ल अख्तियार कर गया। तुम दोनों की शादी इकट्ठी हुई, इकट्ठे घर बसे, लेकिन तुम पहले माँ बन रही हो, जबकि उधर अभी दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आते। इसलिए मारे जलन की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। वाकई वो सोच में पड़ गई। मेरा दिल नहीं मानता। चलो और बातों में जलन हसद चलता रहता, लेकिन मेरी इतनी बड़ी खुशी वो कैसे ऐसे दिल बैठा कर सकती है? इसे तो सुनकर बड़ी खुशी हुई थी तब तो, लेकिन हातिम ने इसे बात मुकम्मल न करने दी। तब दुनिया दिखावे के लिए खुशी का इजहार करना पड़ा। अंदर से इसने तभी फैसला कर लिया था कि तुम्हें तंग करके रखना है। इसीलिए तो सोचे लगाए बैठी है कि मंसूबे के तहत ये सब किया। इधर तुम्हारी हालत ख़राब, उधर उसने घर के हालात ख़राब किए ताकि टेंशन और परेशानी से तुम्हारी सेहत पे बुरा असर पड़े। शायद चालाकियाँ तो वाकई से बहुत आती हैं। मेरा तो भाई दिल नहीं चाहता इन दोनों की शक्ल देखने को, थोड़ दिले कमीने लोग। खैर अल्लाह तो देख रहा है, दूसरों की खुशियों पे किलसने वाले को खुद भी कभी खुश नहीं रहते। इस खुली बद्दुआ पे अकबरी का दिल कांप के रह गया और वो बेसाख्ता अल्लाह ना करे क्या उठी। शादी से पहले भी इनका मामूल था। रोज़मर्रा की झड़पों के अलावा हर महीने 15 दिन बाद एक ज़ोरदार जंग होती। 3-4 दिन तक ज़ुबानी कलामी फायरिंग और गोला बारूद की बमबारी जारी रहती। अगले 2-3 दिन मुँह फुलाए गुजरते। बिलाखिर झगड़े के छठे नहीं तो कम अज़ कम 7वें दिन सुलह हो ही जाया करती। मगर वो माँ बाप का घर था और वो लड़ाइयाँ ऊपर तले की बहनों की थीं, गैर शादीशुदा गैर ज़िम्मेदार अल्हड़ लड़कियों की। जबकि ये घर इन 2 लड़कियों का था जो शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद ज़िम्मेदार घरेलू औरतें बनने के मरहले में दाखिल हो रही थीं। अब इन झड़पों को बहनों की खटमिठी नोक झोंक के बजाय देवरानी जिठानी के रवायती झगड़ों के तनाजुर में लिया जा सकता था। इनके माँ बहन कशीदगी दोनों भाइयों के आपस के ताल्लुकात पे भी असरअंदाज हो सकती थी। इस ख़तरे को सबसे पहले हातिम ने भांपा और इसके सद्देबाब के लिए ये मंसूबा बनाया। वो जानता था अकबरी और अस्करी मिजाजन मशरिक मगरिब सही, दोनों के दरमियान बेशक हर मामले में बेशुमार इख्तलाफात सही, मगर हैं तो बहनें, फितरतन दोनों गर्म मिजाज हैं, मगर एक दूसरे की दुश्मन तो नहीं हो सकती। अगर दोनों को ज़बरदस्ती करीब लाने के बजाय ये एहसास दिलाया जाए कि इनके ये मामूली इख्तलाफात बिगड़ के संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकते हैं, तो शायद अपनी अपनी जगह दोनों को अपने रवैयों का एहसास हो। अब इस उम्र में वो अपनी बीवियों के बचपन की पक्की आदतें तो बदलने से रहे। बस यही एक तरीका था घर का माहौल पुरसकून बनाए रखने के लिए। तबीयत के लिहाज से हातिम और लुकमान में भी वाज़ेह फ़र्क था। हातिम फितरतन संजीदा मिजाज, कदरे रूखा, कंजूस, चालाकी की हद तक समझदार था, जबकि लुकमान फितरी तौर पर हंसमुख, सादा दिल, शाखच और हिमाकत की हद तक सीधा था। इसके बावजूद दोनों में कभी लड़ाई झगड़े की नौबत ना आ सकी। हालांकि उनके सर से वालिदैन का साया भी मुद्दत हुए उठ चुका था। हातिम अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाता और अपनी सख्ती की वजह से लुकमान की हिमाकतों को कंट्रोल में रखता, जबकि लुकमान ज़रा सी पसो पेश करने के बावजूद दिल से बड़े भाई की हाकमियत और बरतरी को तस्लीम करता था और इसके मशवरे के बगैर कोई कदम न उठाता।
دونوں کی پرم زندگی منتشر ہو کے رہ گئی جب اکبری اور اصغری کی صورت میں ان کے پرسکون آنگن میں دو محاذ کھل گئے۔ روز روز کا یہ تماشا اب حاتم کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے اس نے پلان بنایا، اب تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں۔ لیکن میں کیسے آپ کے بارے میں؟ وہ یہ گستاخی کرنے کے تصور سے ہراساں تھا۔ احمق، تمہیں کون سا دل سے یہ سب کرنا ہے؟ ذرا سی ڈرامے بازی کرے گا تو تیرا ہی بھلا ہوگا، زندگی آرام سے گزر جائے گی، ورنہ روز کے کیل کیل یہ چک چک، کل کو ہمارے بچے بھی اپنی جاہل ماؤں کی دیکھا دیکھی یہی کچھ سیکھیں گے۔ سارے گھر میں اٹھا پٹک تو میں ہو رہی ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی جان کہ اس کا نتیجہ الٹ ہی نکل آئے۔ یہ دونوں تو ایک دوسرے کی شکلوں سے بیزار ہیں، ہمارے اس پلان کی وجہ سے ہو سکتا ہے بالکل ہی کٹ کر رہ جائیں دونوں بہنیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ دیورانی جٹھانی الگ ہو سکتی ہیں، لیکن دو بہنیں، اور وہ بھی ایسی جو اس کے علاوہ اور خون کا رشتہ نہ رکھتی ہوں، جو کسی اور بہن کا نہ کسی اور بھائی کا، وہ ایک دوسرے سے کٹ ہی نہیں سکتی۔ جب ہم انہیں زبردستی ایسا کرنے پر مجبور کریں گے تو دیکھنا انہیں لگ پتہ جائے گا۔ اور دونوں نے پلان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ پہلے بہانے سے ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے، انہیں ان کے طرز عمل میں بالکل حق بجانب ٹھہراتے ہوئے ان کی مکمل حمایت کی۔ پھر ایسا ظاہر کیا کہ جیسے دونوں بھائی خود بھی اب ایک دوسرے سے نالاں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنی بیویوں کو سنائے جاتا، یہ چھوٹا اپنی کمائی پہ زیادہ یہ کرنے لگا ہے، اس کے اوقات کیا ہے تو وہ دودھ دہی والا نا، بس اس کے ساتھ اور نہیں رہ سکتا۔ کل کو میری اولاد پہ کیا اثر پڑے گا اس اونچ نیچ کا؟ وہ لوگ کیا کھاتے ہیں اور ہم یہ نان چھولے روٹی چٹنی۔ میں اپنے بچوں کا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ اب اس گھر کا بٹوارا ہو کے رہے گا، عمر بھر اس کی شکل نہ دیکھوں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں حاتم جی؟ پائی پائی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی، اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ بالکل ہی ایک الگ ہونے کی بات کریں۔ اس کی تو نوبت تم دونوں بہنوں کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے لڑ مر کے پھر ایک ہو جانے کی، مردوں میں یہ ذرا سے اختلافات عمر بھر کی دشمنی میں بدل جایا کرتے ہیں۔ اتنا ہی اکٹھا رہنے کا شوق تھا تو اپنی ذمہ داری کو جانتا تھا، گھر گھرستی والی عورت بن کے رہنا تھا، یا پھر تمہاری بہن ہی دل بڑا کر لیتی۔ ادھر لقمان اصغری کو دھمکا رہا تھا، آج بھائی جان نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا تمہاری بیوی میری بیوی پہ کالا جادو کرتی ہے، اسی لیے اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا اصغری کو کیا ضرورت ہے فضول لوگوں پہ فضول وقت ضائع کرنے کی۔ یہ صحت خراب اس لیے ہو رہی ہے کہ اب میری دکان سے سیروں کے حساب سے ان کے لیے دودھ دہی ملائیاں نہیں آتی، میری کمائی کے پھل مٹھائی کھانے کو نہیں ملتے۔ اب اپنی تنخواہ کے 3,500 سے بیوی کے چسکے پورے کرو تو جانو اب ہوش ٹھکانے آئے ہیں، جفاقے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں کمال درجے کی حقارت تھی۔ اصغری تو لفظ فاقے پہ ہی سن ہو کے رہ گئی، اسے پتہ تھا اکبری بھوک کی کتنی کچی تھی۔ اب کم از کم اپنے بھائی کے لیے تو ایسے الفاظ نہ استعمال کریں، انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ سن لیں تو سن لیں، میں کھری کھری سنا کر آ رہا ہوں۔ مجھے اب کسی کا لحاظ نہیں، جو میری بھولی بھالی اصغری پہ الزام لگائے، اسے حسد کا مارا کہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ مجھے نہیں پتہ اسے دکھ ہوا یا نہیں، البتہ غصہ ضرور آیا تھا، آپے سے باہر ہو رہا تھا، بٹوارے کی دھمکی دے رہا تھا۔ تو کیا حالات اتنے بگڑ چکے ہیں؟ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، خون تو ہم دونوں کا خاندانی گرم ہے، میرے چاچا تایا دونوں میں 45-40 سال پہلے ایسے ہی جھگڑا ہوا تھا۔ آج تک ان کی اولادیں اپنے باپ کی دشمنی نبھا رہی ہیں۔ 10 سال پہلے تایا فوت ہوا تو چاچا اگلی گلی میں رہنے کے باوجود نہ منہ دیکھنے آیا نہ ہی کاندھا دینے، اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی قسم دے دی۔ اسی قسم کی وجہ سے 2 سال پہلے جب چاچا بھی گزر گیا تو تایا کے گھر سے کوئی افسوس کرنے نہ آیا۔ 45 سال سے دونوں کے گھر والوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی۔ اب اگر حاتم صاحب بٹوارے پہ اتر آئے تو سمجھو یہی تاریخ دہرائی جائے گی، ان کے لیے ہم مر گئے اور ہمارے لیے وہ۔ اللہ نہ کرے، ایسا نہیں کہتے لقمان جی، بھائی ہم دونوں بھائی ہیں ذرا الٹے دماغ کے۔ ایک بار جس دل پہ بات کھٹا ہو گیا سو ہو گیا، پھر دل صاف کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ حالات پیدا بھی تو تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ ہم دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کی شکل کو ترسیں۔ میرا میکا ہے ہی کیا، بڈھا ابا بڈھی بیبے اور لے دے کے ایک ہی تو بہن، اس کے آنسو نکال آئے۔ ایک ہی بار رو لو جتنا رونا ہے۔ اس کے بے رحم لہجے نے آنسوں میں روانی پیدا کر دی، لیکن لقمان یوں بن گیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کسی نہ کسی طرح حاتم نے صرف کپڑوں کی ہفتہ وار دھلائی کے لیے ایک ملازمہ رکھ ہی دی، کیونکہ اکبری کی طبیعت واقعی خراب رہنے لگی تھی۔ البتہ روز روز بازار کا کھانا لانے سے اس نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ناقص معیار اور تیز مسالہ جات کی وجہ سے اس کا اپنا معدہ خراب رہنے لگا تھا۔ ناچار اکبری رو دھو کے جیسا تیسا سالن بنا ہی لیا کرتی،
रोटियां बनाने से इनकार करने की नौबत न आई, क्योंकि इसके हाथ की रोटी एक ही बार खाने का तजर्बा करना हातिम के लिए इतना हौलनाक था कि वो इसके कहे बगैर खुद ही घर आते हुए तंदूर से रोटियां लगवा के ले आता। आज पता नहीं कैसे वो रोटियां लाना भूल गया था। तो खाना लगा, सालन वगैरह गरम कर, और अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो कभी चटनी सलाद भी बना लिया कर। चलो और कुछ नहीं तो खीरा ही काट के रख दे, मैं रोटी पकड़ के लाया। ये चोंचले नहीं होते मेरे से, इसने जाते हुए सरताज की पुश्त को घूरते हुए बाआवाज़ बुलंद पुकार के कहा। फिर इसके पलट के जवाबन घूरने में बुड़बुड़ाने लगी। अच्छा, लेकिन काटूंगी नहीं, बस छील के रख दूंगी, और यह एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इसने जल के ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया। इस वक्त लुकमान और असगरी अपने कमरे में बैठे एयर कूलर की ठंडी ठंडी नम हवा के मज़े लेते खाना खा रहे थे। असगरी ने चने की दाल की खिचड़ी बनाई थी, जिसके साथ लौकी का रायता और लीमू वाली रंग बिरंगी बारीक कटी प्याज थी। हरी मिर्च और लसूड़े का अचार भी था। चूँकि लुकमान दोपहर के वक्त चपाती ज़रूर लेता था, इसलिए इसने रात का बचा हुआ आलू कीमे का सालन गर्म करके साथ 2 फुलके भी डाल लिए। लुकमान ने फूले गर्मा गर्म फुलके का लुकमा तोड़ते हुए कहा, कमाल चीज़ हो असगरी, पता है मैं तो दोपहर के खाने का मज़ा ही भूल गया था। रोज़ बाज़ार से नान के साथ हलीम पकौड़े चने खा खा के दिल बेजार हो गया था, और रात को भाईजान के हाथ की पक्की पतली पतली दालें और गली सड़ी सस्ती बेमौसमी सब्जियों के शोरबेदार सालन। जब से तेरे हाथ का चस्का लगा है, दुकान छोड़ के भागा भागा खाना खाने को आता हूँ। असगरी दिल ही दिल में फूले नहीं समाई, मगर इनकिसारी का मुजाहिरा करते हुए सर झुका के किसी नेक परवीन बीबी की तरह अपनी हथेलियों को देखते हुए मध्यम सुरों में कहने लगी, ये तो आपकी मोहब्बत है जान जी, वरना मैं नाचीज़ किस काबिल। ये शायद ये बात हो आपके लिए पकाते हो, मैं मसाला नहीं खाने में प्यार घोलती हूँ। मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ। लुकमान ने खुश दिली से कहा, बस अपनी अपनी किस्मत है, वरना हातिम भाई साहब को ही देख लो, सारी अक्लमंदी धरी की धरी रह गई। बड़े ही खुद को होशियार चालाक समझते थे, कहते थे मैं तो दुनिया जेब में डाले फिरता हूँ, और अब जनानी खैर से ऐसी मिली कि इसने इनको ही डब्बी में बंद करके रख दिया है। सारे कसबल निकल के रह गए, धूप में जलते भुनते घर आए हैं, फिर अब निकलना पड़ा। 10-15 मिनट तंदूर की आग के पास मुंह सेंकने के बाद 4 रोटियां लगवा के लाएंगे, वो भी सख्त और अकड़ी हुई। खा के मैदा ही चीखे मारने लग जाता है। और फिर हमारी भरजाई साहिबा ने जो सालन पकाया होगा, वाह जी वाह, ऐसे अछूते वखरी टाइप के आइडिया इनको ही आ सकते हैं। कभी बैंगन चावलों में डाल के अजीब लई जैसा मलगोबा बना के इसे बताऊं पुलाव का नाम दिया जाता है। कभी शलजम के गोल कतले काट के पापड़ की तरह तल लेती हैं, ऊपर नमक चाट मसाला छिड़क कर इसे फ़ख्र से गोंगलू कबाब कहा जाता है। इस दिन पालक में अरवी डाल के पकाई हुई थी, वो भी शोरबे वाली। परसों कौरमा मसाले का पूरा पैकेट डाल के मसूर की तड़के वाली दाल पकाई थी। आज भाई पता नहीं क्या चंद चाड़ा होगा। इसने मिनटों में दोनों चपातियों का सफाया करने के बाद अब चावल की डिश उठाई। पेट तो भर गया है, लेकिन इतनी खुशबूदार खिचड़ी को ना खाना तो ज़्यादती होगी। वैसे भी नीयत तो अभी भी भरी नहीं है, चलो 2-4 चमचे मैं फिर भी चख ही लेता हूँ। मैंने एवं 3 पाव चावल डाल दिए। मेरा पेट और नीयत तो आपकी तारीफ़ों से ही भर गए। मुश्किल से आधी प्लेट खाई गई, रात के लिए रखने के बाद भी चावल बच जाएंगे। हाय हाय, रिस्क का ज़ियान, किसी मांगने वाले को दे देना, सारी दोपहरी दरवाजे खड़काते फिरते हैं कमबख्त। इसने 2-4 चमचों का कह के आधी डिश प्लेट में निकाल ली। हाँ, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो कह ही उठी, 1 प्लेट चावल निकाल देती हूँ, उन्हें दे आओ, तुम्हारे भाईजान को कितने पसंद है। इसने जानबूझकर हातिम का नाम लिया, वरना चावलों के लिए तो अकबरी जान देती थी। कोई ज़रूरत नहीं, अब वो अपने घर बार वाले हैं, अपना अपना पकाना है और अपना अपना खाना है, यही तय हुआ था। लोग हमसायों को भी तो दे देते हैं, तेज़ लहजे में बोली। हाँ, अगर हमसायों से ताल्लुकात अच्छे हों तो। वो इससे भी तेज़ लहजे में बोला, ज़िद नहीं करते सोने, दिल में इतनी कदूरत पालना अच्छी बात नहीं। वो तेज़ी तर्रारी को बेकार जान के अब अपने सदाबहार हथकंडे पे उतर आई। इससे पहले कि मीठेदार निशाने पे बैठता, अचानक किचन से कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं। या अल्लाह खैर, ये बावर्ची खाने में क्या स्यापा पड़ गया। वो उठने लगी। कुछ नहीं, कोई चीज़ गिरी होगी। लुकमान ने लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए इसे हाथ पकड़ के वापस बिठाया। हाँ, कोई कांच की चीज़ टूटने की आवाज़ आई है, शायद गिलास टूटा होगा। बड्डी के हाथ में तो सुराख है, ऐसी चीज़ें तोड़ती रहती है। कांच की चीज़ के टूटने की आवाज़ छन के साथ आती है, जबकि मेरे कानों तक ठा और धड़ाम की आवाज़ें आई हैं। लगता है देगचे या कोई भारी चीज़ें भी गिराती हैं तुम्हारी कामी सुघड़ बहन। नहीं जी, सिर्फ छन की आवाज़ आई थी। लगा लो शर्त, ये जो कानों पे बालों के गुलदस्ते बना के गिराए हुए हैं ना, इन्हें उठा के सुना होता
तो ठा और धड़ाम भी सुनाई देता। अपनी बात साबित करने के लिए उठ खड़ा हुआ। अभी देख के आता हूँ। चंद सेकंड के बाद इसकी वापसी अजीब फातहाना सी चाल के साथ हुई। देखा, मैं ना कहता था। जिताते फिर से फर्शी दस्तरखान पे फसकड़ा मार के बैठ गया और अपनी खिचड़ी वाली प्लेट पे दिल जमी के साथ सलाद रायते वगैरह की आराइश करने लगा। चंद सेकंड सब्र के साथ असगरी ने इस कार्रवाई को देखा, फिर बेताबी से पूछने लगी, क्या हुआ था? ट्रे तुम्हारी बहन के हाथ में थी। ट्रे हिलने से इससे रखा पानी से भरा हुआ जग नीचे गिर के चकनाचूर हो गया। देखा, आखिर मेरी बात ही सही थी। गलत, तुमने गिलास टूटने की बात की थी। इसने चावलों से भरे मुंह के साथ बमुश्किल फिक्रा अदा किया। जी नहीं, मैंने कांच की चीज़ टूटने का कहा था। छन की आवाज़ ऐसी चीज़ के टूटने से आती है। आप तो जी पता नहीं कौन से ठा धड़ाम करा रहे थे। गलत में भी नहीं था असगरी जी। लुकमान ने एक और चमचा मुंह में ठूंसा। अच्छी तरह जुगाली करने के बाद बताया। इसके बाद पूरे का पूरा ट्रे भरजाई के हाथ से नीचे जा गिरा। ये ठा की आवाज़ इसी स्टील के ट्रे और डोंगे की थी। हाय हाय, पूरा ट्रे, सालन भी गिर गया होगा। सिर्फ सालन? इसने पानी का घूंट भर के लुकमा निगला, उंगली के साथ रायते के प्याले के किनारे चाटे और सुकून से 2-3 डकारें लेने के बाद इंकशाफ किया। भरजाई खुद भी पूरी की पूरी नीचे आन गिरी और आखिरी धड़ाम वाली आवाज़ इसी के वजूद के गिरने की थी। असगरी पहले तो मुंह और आंखें दोनों पूरी तरह फाड़े अपने मिजाजी खुदा के सुकून भरे अंदाज पे गौर करती रही। फिर चिल्ला उठी, और आप अब बता रहे हैं? आधी प्लेट साफ़ करने के बाद वो वहाँ गिरी हुई है और ख़ुद इतने आराम से अपने अंदाज़ों की दुरुस्ती पर वाह वाह कर रहे हैं। एक बार फिर उठी। लुकमान ने दोबारा इसे खींचा। इसका शौहर इसे ढोकर कमरे में ले जा चुका है। ढोकर हाँ, तो क्या उठा के ले जाता, ताकि ख़ुद भी उठ जाता। मैं ज़रा देख के तो वो बार बार उठ खड़ी होती। बैठ जाओ आराम से, कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी अक्कड़ है इन दोनों में। मैं आगे आया तो भाई साहब तन के बोले, अपने काम से काम रखो। अब अगर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह डाला तो आज इस घर में चाकू और छुरियाँ निकल आएंगी। वो ठंडी होके बैठ गई। अकबरी बहुत देर से तैयार होकर बैठी थी। आज इसे अस्पताल महाना चेकअप के लिए जाना था और बेबे का इंतज़ार था। लगता है बेबे आ गई। चादर संभालती उठ खड़ी हुई। हातिम जो डेढ़ी के नज़दीक बरामदे में खड़ा शेव बना रहा था, दाखिली दरवाजे की जानिब देखते हुए बोला, बैठ जा बैठ जा। कोई नहीं दरवाजे पे। रिक्शे की आवाज़ आई है। ये रिक्शे की नहीं, छोटा अंदर खनकार रहा है, शायद गरारे कर रहा है। खाली होगी अपनी दुकान की खट्टी दही। इसने झाग उड़ाते हुए कहा। इतनी देर लगा दी बेबे ने, अब तक तो बड़ा रश हो गया होगा। सरकारी अस्पतालों का यही तो स्यापा है, मुफ्त का जान के सारा ही शहर आ जाता है। अब तक तो 100 औरतें तो आ चुकी होंगी। मैं कहे देती हूँ हातिम जी, अगर और 15 मिनट तक बेबे ना आई तो आप मुझे लेके जाएंगे, चाहे दफ्तर से छुट्टी ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि डॉक्टरनी 2 बजे तक बैठती है। मैं 12:30 बजे वहाँ जाके पर्ची बनवा भी लूँ तो बारी आते आते 2 से ऊपर का वक्त हो जाएगा। अगर मेरे साथ ही जाना था तो पहले बताती, मैं अब तक तुझे दिखा के वापस भी ले आता। क्योंकि आज मेरी ड्यूटी 11:30 बजे दिन से लेकर रात के 9 बजे तक की है और अब बस में निकलने ही वाला हूँ। सुबह से फारिग बैठा था, बड़े चाह उठ रहे थे बेबे के साथ जाने के। भूल भाल गई होगी बेबे, या फिर सफारती दौरे पे कहीं ना कहीं निकल गई होगी हस्बे मामूल। भाईजान हातिम, बराबर वालों के 11 साला माजू ने दरवाजे से गर्दन निकाल कर आवाज़ दी, चलो शक्ल गुम कर, अब नहीं मिलने वाली तेरी गुड्डी। कल दोपहर को हातिम ने छत से इसकी पतंग लूटी थी, समझा कि वही मांगने आया होगा। वो तो मुझे पता है, मेरा 30 रुपये वाला गुड्डा लूट कर आप 6 रुपये में बेच आए हो। इधर तो मैं भाभी जान को पैगाम देने आया था। भाभी जान ने ज़माने भर की उकताहट बेजारी चेहरे पे सजा के से देखा। वो दिन में एक आध बार तो ज़रूर अपनी अम्मा के पैगाम लाया करता था। टमाटर महंगे हो गए, मैंने मंगवाने छोड़ दिए। आलू मीठे निकले थे, रेडी वाले के मुंह पे वापस मार दिए। चीनी आज सुबह ही ख़त्म हुई है और आटे वाला कनस्तर तो झाड़ के अभी गिनती के 4 पेड़े गूंद के रखे हैं। और कुछ चाहिए तेरी माँ को तो बता, इसका भी हिसाब देती हूँ। मैं यहाँ मांगने शांगने नहीं आया, पैगाम देने आया था, वो भी अपनी अम्मा का नहीं, हाजी साहब की बीवी का। वो कह रही थी अकबरी बाजी को कहना उनकी बेबे की तबीयत ख़राब है, वो नहीं आ सकती। आपके अब्बा ने हाजी साहब के घर फ़ोन करके बताया, वो भी पैगाम मुंह पे मार के चला गया। हाय हाय, बेबे को भी वक्त बेवक्त तबीयत ख़राब करने की ही सोचती है। इनका रिकॉर्ड है, हमेशा हमेशा इसी वक्त बीमार पड़ी है जब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया अकबरी, भला कोई बीमारी बता के आती है कि इसे दरवाजे पे ही रोक लिया जाए, ये कहकर कि बीबी भी वक्त है ना मुनासिब मौका। किसी अच्छे दिन फुर्सत में आना तो स्वागत करेंगे। अब मैं अस्पताल कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं? कन अखियों से असगरी के
نیم و دروازے کی جانب دیکھتے باواز بلند واویلا مچانے لگی۔ حاتم اس کا مطلب بھانپ گیا۔ کل لے جاؤں گا، ادھر ادھر آس لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ اس نے گھرکا۔ لقمان تولیے سے منہ رگڑتا باہر نکلا۔ انکار اس چیز کو لینے سے کرتے ہیں جو دی جا رہی ہو۔ تم پہ یا تمہاری بیوی پہ احسان کر کون رہا ہے جو تم اتنی اکڑ دکھا رہے ہو؟ اوئے تیری ہمت اتنی بڑھ گئی، اب میرے منہ لگ رہا ہے۔ سچ ہے بھائی، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ ہی رنگ پکڑتا ہے۔ حاتم بھڑک اٹھا۔ کیا تم نے مجھے میری بیوی کو خربوزہ کہا؟ خربوزہ تو تمہارے ماتھے پہ سجا۔ اس نے بھائی کی چمکدار ٹنڈ کو دیکھ کے کہا۔ اتنی گستاخی، اس قدر بے ادبی، اس حد تک بد لحاظی اور زبان درازی۔ وہ جلال میں آ کے پوری لغت ہی کھول کے بیٹھ گیا۔ دیکھا اکبری، تمہاری بہن نے کیسے میرے سیدھے سادے بھائی کو جلیبی جیسا کر دیا، کیسے اپنا اثر ڈال کے اسے بدتمیز اور بد زبان بھی بنا دیا۔ یا آپ اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی میں بار بار اصغری کو کیوں گھسیٹ لیتے ہیں؟ اکبری کو تکلیف ہوئی۔ تم ہی تو کہتی ہو کہ اس جیسی چالاک فطرت بد لحاظ کوئی اور نہیں۔ اگر میں نے کہہ دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ ویسے بھی یہ غلط نہیں، سامنے کی بات ہے۔ پہلے اسی لقمان کے منہ میں گویا زبان نہیں ہوتی تھی، اب دو زبانیں فٹ ہو گئیں، وہ بھی تیز دھار۔ اکبری کا مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ حاتم کے نکلنے کے بعد بھی دیر تک صحن میں بیٹھی بڑبڑاتی رہی۔ جب حاتم بھی دکان پہ چلا گیا اور لقمان بھی عسکری کمرے سے نکلی، جھاڑو اٹھائی اور صحن میں پھیرنے لگی۔ ساتھ ساتھ کنکھیوں سے اکبری کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ چند منٹ تک جب وہ مسلسل ایک ہی جگہ سے دھول اڑاتی رہی، تب اکبری نے گھور کے دیکھا، یہاں سے فرش گھسنا ہے کیا؟ اب اپنے نہ جانے کا غصہ مجھ پہ کس لیے نکال رہی ہو؟ پتہ نہیں اس کے لہجے میں اداسی تھی یا کچھ اور، کہ غصے سے بھری اکبری کا دل موم ہو گیا۔ اس نے بہت دنوں کے بعد اسے غور سے دیکھا۔ صحت تو پہلی کا خاص قابل رشک نہیں تھی، اب عجیب زردیاں سی گھلی نظر آ رہی تھی آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ یہ تیری شکل کو کیا ہوا؟ اچھا بڑا منہ پھٹے منہ ہو کے رہ گیا۔ جو سوال اکبری اس بغور معائنے کے بعد کرنے ہی والی تھی، وہ سوال اس سے پہلے اصغری نے داغ دیا۔ وہ بھی اسے غور کے ساتھ اس کا چہرہ کھوج رہی تھی، جہاں بھوری بھوری جھائیوں کے سائے پیدا ہو چکے تھے۔ کیا حاتم بھائی جان بالکل بھی کھانے پینے کو نہیں دیتے؟ ارے میرا کھانا پینا تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ داہ بھر کے کہنے پر اصغری بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یہ فرمان اسی اکبری نے نشر کیا تھا، جس کا قول تھا زندگی ہے صرف کھانے پینے کے لیے، دکھ بندے کو کھا جاتے ہیں، اس کا ماंس چاٹ جاتے ہیں۔ اس نے دوپٹے سے رگڑ کے 2 آنسو زبردستی باہر نکال لے۔ سچ کہتی ہو وڈی؟ جھاڑو پھینک کے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ یوں تو اپنے شوہروں کے جانے کے بعد دونوں ہی گھر میں اکیلی ہوتی تھیں، چاہتی تو ان کے علم میں لائے بغیر اپنی مشہور عالم سرگرمیاں باہمی طور پر پہلے کی طرح جاری رکھ سکتی تھی، لیکن پہلے 3-4 دن تک تو دونوں بھائیوں کے اچانک پھوٹتی نا اتفاقی پر حیرت سے قدم نہ اٹھانے دیا۔ جب یہ نا اتفاقی بڑھتے بڑھتے زبردست خانہ جنگی تک پہنچ گئی تو دونوں بوکھلا کے رہ گئیں۔ اس پر یہ کہ دونوں بھائی آپس کی تو تکار میں ہمیشہ ان دونوں کو گھسیٹ لاتے اور ہر نئے جھگڑے کا سرا انہی دونوں کے سر باندھا جاتا۔ ان 10-15 روز سے وہ چاہنے کے باوجود ایک دوسرے سے تعلقات بحال نہ کر سکیں کہ حاتم اور لقمان دونوں سخت تیوروں کے ساتھ ان کو وارننگ دے چکے تھے کہ جب تک ہماری جنگ جاری ہے صلح کا خیال کسی کے دل میں نہ آئے۔ وہ دونوں چپ تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ خود ہی ان کے دل صاف ہو جائیں تو بہتر ہے، لیکن یہ انتظار تھا کہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب دونوں میں صبر کا مادہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آج اصغری سے رہا نہ گیا۔ وہ اسے مغموم دیکھ کے دلاسا دینے پاس آ ہی بیٹھی۔ کیوں فکر کرتی ہے؟ بے نے یہی تو نہ سہی، میں چلتی ہوں تیرے ساتھ۔ اور تیرا بندہ وہ تو صاف کہتا ہے اگر تو نے میرے ساتھ تعلق واسطہ رکھا وہ تیری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے گا۔ ہاں، اتنی ہمت، اور وہ بھی لقمان میں؟ اسے تو ایسی کی تیسی کرنے کا مطلب تک نہیں آتا۔ ایسی کی تیسی تو اب میں کروں گی ان پابندیوں کی۔ میں ذرا کپڑے بدل کے آئی، پھر لے جاتی ہوں تجھے اسپتال۔ دیکھ لے، پچھلی باری کی طرح رکشے کے کرائے پر لڑنا مت۔ بھائی یہ تو انصاف کی بات ہے، جب ہم دونوں خریداری کرنے یا سیر سپاٹا کرنے نکلتے ہیں تو دونوں طرف کا کرایہ آدھا آدھا دیتے ہیں۔ اگر میں تیرے کام سے جا رہی ہوں تب تو دونوں طرف کا کرایہ تجھے ہی دینا چاہیے۔ تو وہ بھی میرے ہی متھے مار رہی ہے۔ دیکھ تو پھر پہلے کی طرح وہ روحان سی ہوگی۔ اچھا چل چھوڑ، دے دوں گی میں ایک طرف کا صرف کرایہ، بلکہ تو بھی کیا یاد کرے گی کہ سخی سے پالا پڑا ہے، دونوں طرف کا دے دوں گی۔ تیرا اتنا کہنا ہی کافی ہے، میرا دل بڑا ہو گیا۔ نہ دل بڑا ہونا تو بڑی بری بیماری ہے، میں نے خود پڑھا تھا اخبار میں، بندہ بچتا نہیں چل مخول نہ کر، جلدی سے تیار ہو جا، میں تجھے رستے سے چنے پٹورے بھی کھلاؤں گی۔
एमी चने भटूरे वो तो मेरे लुकमान जी मुझे हर दूसरे दिन खिलाते हैं। मैं तो बर्गर खाऊंगी, साथ में शाहजहान की बोतल। अच्छा शौक ये, जल्दी तैयार हो जा, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। दिनों बाद इकट्ठे निकलने की खुशी दोनों के अंग अंग से फूटी पड़ रही थी। असगरी लश्तम पश्तम तैयार होकर बाहर निकली। अकबरी ने तारीफी नज़रों से इसके चिट्टे जोड़े को देखा। कढ़ाई भी हुई थी, नया जोड़ा, खुद कढ़ाई की होगी। ले तो और क्या, इसीलिए तो हुनर नहीं सीखा कि बाज़ारों में पैसे बर्बाद करूं तेरी तरह। तो अपनी पसंद का रंग ले आ, मैं तुझे भी ऐसे ही बना दूंगी। आज तो वो हद से ज़्यादा फयाज और खुश इखलाक बन ही रही थी। घर को ताला लगा के हाथों में हाथ डाल ले दोनों निकलने ही वाली थी कि लुकमान आ गया। किधर की तैयारी है? इसने इस खौफनाक अंदाज में डेले निकाल के असगरी को घूरा कि वो ऐसी की तैसी करने का सारा फ़न भूल गई। वो मैं अकबरी को अस्पताल किसकी इजाज़त से? इसने बीवी के हाथ से चाबियों का गुच्छा छीनना और दरवाजे का ताला खोलने लगा। लुकमान जी, असगरी ने होंठ लटका के अदाओं के तीर चलाना चाहे। आप खुद ही तो कहते हैं कि मेरी असगरी बड़ी सियानी है, मुझे इस पर पूरा ही एतमाद है। आपने ही तो मुझे इजाज़त दी थी, मैं जब भी चाहे किसी भी काम से बाहर जा सकती हूँ। इसने आंखें मटका मटका के भूला बिसरा वादा याद दिलाने की कोशिश की। हाँ, मगर ये इजाज़त नहीं दी थी कि किसी के भी साथ चली जाओ। अपने किसी ज़रूरी काम से बेशक जाओ, मैं शक करने या रोकने टोकने वाला मर्द नहीं हूँ। लेकिन दूसरों के कामों के लिए घर पे ताले लगा के सड़कों पे ख्वार होने की भी ज़रूरत नहीं। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं ज़रा देर बाद घर पहुँचता तो इस मनहूस काले ताले से सर फोड़ रहा होता और तुम दुश्मनों की सेवा में मसरूफ़ हो जाती। वो शौहर के पीछे पीछे लपकी। दुश्मन कौन? मैं अपनी बहन के काम नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? मेरा पूरा हक है असगरी पे। वो तेरी बीवी बाद में बनी है, पहले मेरी बहन है। अकबरी भी शेर हुई। भर जाई, मेरा मुंह ना खुलवाओ। क्यों, तेरी दाढ़ में दर्द है? कमर पे हाथ रख के बाकायदा लड़ने को तैयार थी। ना मैं पूछती हूँ, तुम दोनों भाई चाहते क्या हो? आपस की लड़ाई में हम बहनों को क्यों छुड़वाना चाहते हो? इसीलिए कि तुम दोनों पहले थी, बहनें पहले थी, अब हमारी बीवियाँ। हमारी लड़ाइयों का असर तुम दोनों पे पड़ना ही पड़ना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम दोनों के चक चक का असर हम पे पड़ गया। अब भुगतो। भाभी की ज़ुबान बंद करवा के वो फिर बीवी की जानी पलटा। चलो अपने कमरे में, आइंदा तुम्हें हरगिज़ अपने दुश्मनों से बहनापा जोड़ते ना देखूं। तुमने अब तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। मौला जट की तरह पेंतरे बदल बदल के धमका रहा था। अकबरी सर झटकती अपने कमरे में घुस गई। असगरी भी नागवार नज़रों से इसे बस देख के रह गई। अगले दिन अब्बे की आमद एक नए तनाज़े को जन्म दे गई। ना सिर्फ तनाज़ा, बल्कि उनकी आमद के साथ एक तहलका खेज़ खबर भी थी। तुम्हारी बेबे कल रात से अस्पताल में, बड़ा सख्त दौरा पड़ा है। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रहा देखा, आखिर ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया। अकबरी तो वहीं तेवरा के गिरने लगी थी। सदमा तो असगरी को भी था। फ़िलहाल अकबरी की फ़िक्र गालिब आ गई। हाय हाय वड्डी, होश कर। इसके हाथ सहलाने लगी। कोई ठंडा पानी लाओ, कोई दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दो। इसके वावेले पर अब्बे ने मतानत से तकल्लुफ़ निभाया। नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके निकला हूँ, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत? हाय अब्बा, मैं वड्डी के लिए कह रही हूँ, इसे संभालने के लिए मैं काफ़ी हूँ। हातिम ने दखल अंदाजी की। तुम अपने बंदे को संभालो। गौसल खाने के दरवाजे से सर निकाल निकाल के तौलिए के लिए आवाज़ें दे रहा है। इसे चलता करने के बाद अकबरी को होश में लाने के लिए हरबे आजमाने लगा। ले अब्बा तो मजाक कर रहा था, वो देख बेबे रिक्शे से उतर रही है, हाथ में भुट्टा भी पकड़ा है। चल शाबाश, मेरी अकबरी तो बड़ी बहादुर है, वो ज़रा सी बात पर दिल नहीं लेती। अल्लाह अल्लाह करके अकबरी ने आंखें खोली। ठंडे ठार दूध का गिलास हातिम के हाथ से गटागट चढ़ाया। इधर असगरी कमरे से चादर लपेटे और लुकमान तौलिया कांधे पर डाले बरामद हुआ। हाय अब्बा, ये क्या हो गया? इसे अभी अभी असगरी से सानिया का पता चला था, सो अब्बे से लिपट गया। अभी हुआ कब है पुत्र? अब्बे ने मायूसी से आह भरी। डॉक्टर कहते हैं कि ख़तरा टल गया। इसके लहजे में अफसोस ही अफसोस था। तुम लोग खैर से अपने अपने काम पर जाओ। कहाँ सवेरे सवेरे धंधा बंद करके अस्पतालों में ख्वार हो गए। आराम से शाम को सास को देखने आ जाना। असगरी अकबरी मेरे साथ चली जाती हैं, इनको हौसला हो जाएगा। मैं ज़रा घर जाके कमर तो सीधी कर लूँ। जनाना वार्ड में रात को अंदर तो जा नहीं सकता। ये लड़कियां माँ की सेवा करके दुआ ही ले लेंगी। दुआ ज़रूर लें, सवाब भी ज़रूर समेटें माँ की खिदमत करने का। हमें क्या इतराज़ है, लेकिन सवाब लेने की बारी मुकर्रर होगी। ये इकट्ठी अस्पताल नहीं जाएंगी। हातिम के फ़ैसले की लुकमान ने सर हिला के तायद की। बस ये तय है, जहाँ भर जाई जाएगी वहाँ अस्करी कदम नहीं रखेगी, चाहे वो इनका महका ही क्यों ना हो। ये कौन सा नया कानून है? अब्बा हक्का बक्का था। वो दोनों भी शिद्दत पसंदी के मुजाहरे पर शशदर थीं।
इन्हें तवक्को नहीं थी कि इस नाजुक संगीन सूरत हाल में दोनों ही मसला खड़ा करेंगे। ये नया नहीं 20 दिन पुराना कानून है। सौरे साहब, हाय अब्बा, असगरी ने हस्बे आदत हाई बुलंद की। ये किन सदाइयों के मत्थे मार दिया अपनी भोली भाली लड़कियों को, इनके मगज़ फिर गए। सगे भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, और तो और हम दोनों पे भी रोक टोक लगाते हैं कि एक दूसरे से अलग अलग रहें। बता अब्बा, भला ये हो सकता है? सारी दुनिया जानती है अकबरी असगरी एक जान दो कालिब हैं, मिनट के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। ये कब की बात है? अब्बा जहन पर जोर डाल के सोचने लगा। ये कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जब मामूली से झगड़े को इन दोनों ने। अकबरी तफसील में जाने ही वाली थी कि अब्बे ने टोक दिया, नहीं नहीं, मैं ये एक जान दो कालिब वाले वाक़े के बारे में पूछ रहा हूँ। ये किस सदी का किस्सा है? मैंने तो इतने सालों में ऐसी कोई अफवाह नहीं सुनी। पुरानी बातें छोड़ें सोरा साहब, हातिम ने हाथ उठा के अपना फ़ैसला सुनाया। वो औरतों के झगड़े थे, रोज़ पैदा होने वाले, रोज़ मरने वाले। अब ये मर्दों की जंग है, और बीवी होने के नाते इनका फ़र्ज़ बनता है कि इस जंग में अपने अपने शौहर का पूरा साथ दें, मशरक़ी बीवी बन के दिखाएं। वो कोई लड़ाइयाँ नहीं हैं, वो तो बहनों की आपस में छेड़छाड़ होती है। मगर इस छेड़छाड़ के नतीजे में हम मर्दों का गर्म खून बुरी तरह छिड़ चुका है। इसका खमियाजा तो तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब्बे ने इस बेमकसद बहस से उकता के उठने का इशारा दिया। किसने मेरे साथ जाना है, वड्डी ने या निक्की ने? माँ हम दोनों की सांझी है, फिर हम बारी से क्यों जाएं? वो अपने मौक़िफ़ पे कायम थी। ये घर भी तुम दोनों का साझा था, तब ये बात ना अकल में आई। हातिम ने जिताया तो दोनों को एकदम चुप लग गई। चले सौरा साहब, मैं चलता हूँ आपके साथ। वहाँ से सीधा दफ्तर चला जाऊँगा। छोटे ने आना हुआ तो अपनी बीवी को लेकर शाम को आ जाए। अकबरी की तो तबीयत ठीक नहीं, वो कल आ जाएगी। हाय मेरे बेबे, अकबरी पछाड़े खाने लगी। मैं बेबे के पास जाऊँगी, मैंने बेबे को देखने जाना है। इसकी चीखों पुकार पे कान ना धरते हुए हातिम अब्बा के साथ बाहर निकल गया। इतने में लुकमान भी लिबास तब्दील कराया। फ़िक्र न कर असगरी, मैं तुझे शाम तक इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। ज़रा दुकान पे एक नज़र मार के आता हूँ, मुलाजिम संभाल लेंगे तो तैयार रहना। लेकिन लुकमान जी, वो वड्डी, इसकी भी तो बेबे है, इसे देखे बगैर कल तक चैन कैसे आएगा? मैं मजबूर हूँ असगरी, भरजाई को साथ नहीं ले जा सकता। वो भी साफ साफ जवाब दे के चलता बना। अकबरी बहन के गले लगकर सिसकने लगी। पता नहीं बेबे की कितनी तबीयत ख़राब होगी, सारी रात वार्ड में अकेली पड़ी रही होगी। मैं जा रही हूँ ना, रात वहीं रुकूंगी। बस तू फिक्र ना कर, अपना ख्याल कर। तुझे तो तसल्ली हो जाएगी, मेरा क्या बनेगा? मैं कल तक का दिन कैसे गुजार दूँ? मेरे पेट में तो अभी से वट पड़ रहे हैं। रात को पकौड़े भी तो तूने दबा के खाए थे। नहीं नहीं, ये वट तो फ़िक्र और परेशानी के हैं। क्या इस मुश्किल वेले भी तू मेरा साथ नहीं देगी? मुझे ऐसे अकेली छोड़ के बेबे के पास चली जाएगी? मेरा क्या है, मैं तो तुझे ले जाऊँ। लुकमान भाईजान से निमटना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? नहीं नहीं, ज़ुबान लगी है, थोड़ा बहुत चिल्ला लेगा। मेरी एक नज़र की मार है, इधर घूर के देखा, उधर बोलती बंद। डर तेरा है, भाईजान है ज़रा औखा और डाढ़ा है, तेरी शामत ना आ जाए कहीं। वैसे भी तेरी खाली खोली बाहर से ही सेहत पहलवानों वाली है, हौसला तो चूहे जितना भी नहीं। ये ना हो वापसी पे, और वापसी की वापसी पे देखी जाएगी। अकबरी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। मेरी बेबे बीमार पड़ी है और मैं डरती फिरूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ सैर सपाटा करने, सिनेमा देखने नहीं जा रही। जो इजाज़त लूँ, अपनी माँ को, बीमार माँ को देखने जा रही हूँ। ये मेरा हक़ है। देखती हूँ तेरे भाईजान क्या कर लेंगे। चल उठ, बहुत हो गई इन दोनों की ड्रामेबाजियाँ। ज़िंदगी को पंजाबी फिल्म बना के रख दिया इन भाइयों ने, हर वक्त डंडे सोटे चलाने की बातें। इसने दलेरी का मुजाहिरा किया और खूंटी से चादर उतार के ओढ़ी। रिक्शा अभी चुरंगी से निकला ही था कि असगरी ने हातिम और लुकमान दोनों को एक ही फिटफिटी पे शमा सैनमा की तरह मुड़ते देखा। ये दोनों इकट्ठे, और वो इस तरफ, जबकि अस्पताल तो चबुर्जी के पीछे है। इसने अकबरी को मुतवज्जा किया। पा रिक्शे वाले, ज़रा रिक्शा शमा की तरफ मोड़ना। इस मोटरसाइकिल के पीछे 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 चलते वो रहमानपुरा की तरफ आ निकले, जहाँ बेबे की बहन का घर था। ये मासी रसूल्ला के घर क्या करने आए हैं? ज़रूरी नहीं मासी के घर आए हों, कोई और काम भी हो सकता है। लेकिन असगरी ने अकबरी के मौक़िफ़ की पुरज़ोर तरदीद की। नहीं नहीं, ये कोई लंबा चक्कर है। एक तो इतनी लड़ाई के बाद दोनों इकट्ठे, वो भी मासी की गली की तरफ। वो देख वड्डी, मासी के दरवाजे के आगे अब्बे की साइकिल खड़ी है। पा, रिक्शा इधर ही रोक दे। इसने गली के कोने पे रिक्शा रुकवा लिया। दूसरे कोने पे मासी के मकान के टूटे दरवाजे के आगे अब्बे की रंगीन झंडियों वाली साइकिल खड़ी थी, जिसके बराबर हातिम ने अपनी फिटफिटी पार्क की, जिसके नंबर प्लेट के ऊपर दिल तेरा दीवाना लिखा था। इसके अंदर जाने के बाद वो दोनों रिक्शे से निकलीं
और तेज़ तेज़ कदमों से मासी के घर की तरफ बढ़ीं। दरवाजे पे लगा छेंट का 18 साल पुराना बेरंग पर्दा हटा के देखा। सैलन ज़दा नीम तारीख लंबी सी डेवड़ी खाली थी, अलबत्ता कच्चे सैन से आती आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। बकरियों मेमनों की आवाज़ें, मासी के पोतों की तेरी तो मैं और तू होगा जैसी गालम गलोच की आवाज़ें, बेबे की बलगमी हंसी की आवाज़, मासी के हुक्के की गुड़गुड़, और इन सब में से रास्ता बनाती अब्बे की आवाज़। भाई अनायत, सच कहती थी तू, शेर पे सवा शेर जवाई ढूंढे हैं तूने। मैं तो समझता था मेरी लड़कियों का जोड़ पूरे जहान में नहीं, तूने गलत साबित कर दिया। कैसे सारे कसबल निकले, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। ये नाइंसाफ़ी है, सारा मंसूबा मेरा था, छोटा तो सिर्फ वही करता था जो मैं कहता था। सारी सारी रात इसे तोते की तरह रट्टा लगवाया, तब जाके बीवी के आगे ज़ुबान के जंग खुले, वरना इसकी तो घिग्गी बंदी रहती थी जन मुरीद कहीं का। ये तो ठीक है भाईजान, मंसूबा आपका था, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह अमल ना करता तो आप अकेले हवा से लड़ते। मेरी अदाकारी में जान थी, मेरे लिए काम मुश्किल था। असगरी को आंखें निकाल के घुरकना जितना मुश्किल है, इतना ही मुश्किल आपके साथ बदकलामी करना भी था। आप तो जानते हैं ना कि आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत है। आपसे झूठ मूठ की बदतमीज़ी करने के बाद मेरा दिल घंटों कुटता था। ये ज़रूरी था पुत्र। बेबी की आवाज़ से कहीं ना कहीं लगता था वो कभी किसी ज़माने बीमार भी रही होगी। इलाज के लिए कभी कभी कड़वी दवा का घूंट पीना ही पड़ता है। इनको ही सबक देना ज़रूरी था कि कंवारपने की शौखियाँ और हल्की फुल्की लड़ाइयाँ घर घरस्ता औरत बनने के बाद छोड़ना ही पड़ती हैं, और घर का माहौल ठीक रखने के लिए सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। ये सबक तूने किसी से क्यों ना पढ़ा अनायत? अब्बे ने सरदाह भरी। मैंने वो वक़्त भी ना डाले थे जो तुम्हारी बेटियों ने डाले हुए थे। ये बैठी है मेरी बहन रसूला, पूछ तो सही, कभी ऊंच नीच हुई है हमारे दरमियान? हाँ, देवरानी जिठानी से फड्डेबाजी अलग मामला है। ये तो दोनों बहन बहन होकर सौख्तों की तरह ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ पड़ती हैं। बेबे का कहना ठीक है, हमारे घर का माहौल बुरी तरह तबाह हो रहा था। रोज़ शाम को नहुसर डेरे डाले होती, इसका भी मुंह फूला हुआ, उसका भी सूजा हुआ, रोज़ के किल किल, रोज़ के स्यापे। इनका यही हल था कि इनको ऐसे डराया जाए, ये डरावा दिया जाए कि इनकी रोज़ रोज़ की लड़ाई हम दोनों के दरमियान जंग की सूरत अख्तियार कर सकती है। बस अब ये किस्सा ख़त्म होगा। अब ये किस्सा ख़त्म नहीं होगा, इसकी अगली किस्त शुरू होगी। इससे ज़्यादा सुनने की अकबरी में ताप थी ना हौसला। वो तीर की तरह राहदारी अबूर करके सहन में आ धमकी। असगरी इसके पीछे पीछे थी। अब्बे के मुंह में हुक्का दबे का दबा रह गया, जो बड़े इंतज़ार के बाद मासी रसूला ने बख्शा था। बेबे का तारीफ़ी अंदाज में झूमता सर रुक गया। मासी बौखला के सामने रखे मेज़ से शीशे के गिलास और जग उठाने लगी। कहीं इसके घर का ही वाहिद वाटर सेट जो मेहमानों के आने पर निकाला जाता है बतौर हथियार ना इस्तेमाल हो जाए। और हातिम की सारी शेखियाँ हवा हो गईं। ये थे मंसूबे। असगरी ने लुकमान को ललकारा तो वो सारी अदाकारी थी। मेरा ख्याल था शायद नशा वगैरह करने लग गया हो, इसीलिए नताइज से बेखबर हुए मेरे आगे तन जाते हो। वो असगरी, कसम ले लो मेरा कोई कसूर नहीं, ये सारा भाईजान का। घिघियाने लगा। हातिम ने जल्द खुद को संभाला और चोरी इस पे सीना जोरी के मुतरादिफ अकड़ गया। हाँ, ये सब मेरा किया धरा है, इसकी ज़िम्मेदार तुम दोनों हो। अगर तुम दोनों प्यार से समझने वाली होती तो इस ड्रामेबाजी की नौबत ही क्यों आती? मुझे भी शौक़ नहीं था नौटंकी सजाने का, मजबूरन ऐसा करना पड़ा। इसका नतीजा उलट भी निकल सकता था भाईजान, असगरी ने एहसास दिलाना चाहा। आज ही हम दोनों ने तय किया था कि इस मकान को बिकवा के अपना अपना हिस्सा अलग अलग करवाएंगी। हम दोनों तो खुद तंग आ गए थे इस जंग से। देखा भाईजान, मैं ना कहता था। लुकमान डर के हकलाने लगा। चुप कर छोटे, ही निरी गीदड़ भपकियाँ हैं। अगर इनका यही इरादा था तो क्या इकट्ठी रिक्शा करके अपने लिए मकान पसंद करने निकली थी? मैका छूटने का डर सबको होता है। वैसे भी जितना मर्जी छुपाएं, उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है, इससे भले खुद वाकिफ़ ना हो, इन थोड़े दिनों में मैं ज़रूर वाकिफ़ हो गया हूँ। वो दोनों खामोश नज़रों से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। गुज़रे 20 दिनों का एक एक अज़ियतनाक लम्हा याद आने लगा। एक दूसरे की तकलीफ़ की तड़प महसूस करना, मगर इसे कम करने या बांटने से माजूरी की बेबसी, दिल चाहने के बावजूद खींचे खींचे रहना, हमेशा के लिए फ़ासले कायम होने का खौफ व हरास जो सर पे तलवार की तरह लटका रहता, ये सब जाहिर करते थे कि हातिम के अंदाज़े दुरुस्त थे और इसका ड्रामा एक बर वक्त अमल। निक्की, अकबरी ने बाहें फैलाईं। वड्डी, वो भी लपक के इसके गले लग गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ नायत? अब्बे की आंखें मारे हैरत के पूरी तरह खुल गईं। इस तरह तो ये कभी ईद पे भी गले नहीं लगी। इस ईद पे मिलेंगी, इसकी रिहर्सल हो रही है।
حاتم نے خوش دلی سے کہا لگایا، ماں سے رسول اللہ کو تو آنگن عید سے پہلے مبارک مبارک کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ یہ خوبصورت سی کہانی تمام ہوئی، اجازت دیجیے، اللہ پاک حافظ۔